कम ऑन बेबी, इतने नखरे मत करो। हमारी शादी होने वाली है तो ये शर्माने का ड्रामा बंद करो। आकृति कक्कड़ आज एक 5 स्टार होटल में देश के मशहूर बिजनेसमैन विराज सिंघानिया के साथ डेट पर आई थी, लेकिन उसे विराज सिंघानिया का एरोगेंट एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। विराज बार बार आकृति को टच करने की कोशिश कर रहा था। उसकी हरकतें अवनी को चिढ़ा रही थी। कंट्रोल योरसेल्फ, मत भूलो मैंने अभी तुमसे शादी के लिए हाँ नहीं कहा है। अच्छा, तो तुम्हारे पास ना करने का ऑप्शन भी है। आई एम इम्प्रेस्ड। काफी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, लेकिन वो क्या है कि मुझ में एक प्रॉब्लम है। मुझे जो चीज पसंद आ जाए उसे मैं पाकर रहता हूँ बेब। ख्वाब मत देखो विराज, मैं कोई चीज नहीं हूँ। आकृति की बात सुनकर विराज और ज्यादा भड़क गया। उसने घमंडी निगाहों से आकृति को देखा और बोला, विराज सिंघानिया ख्वाब नहीं देखता, उसे पाने का ख्वाब लड़कियां देखती हैं, समझी तुम? विराज की बात सुन आकृति की आंखें सिकुड़ गई। विराज ने उसे घमंड से देखा और फिर वेटर को इशारा करते हुए आवाज दी। विराज की बात सुनकर वेटर तुरंत उसके पास आया और बोला, ओए। जी सर। तुझे दिखाई नहीं देता मैं यहाँ 15 मिनट से बैठा हूँ और अब तक कोई यहाँ नहीं आया? मैनेजर कहाँ है तुम्हारा? जी सर, प्लीज माफ कर दें, मैनेजर से कुछ ना कहें। अच्छा, तो यहाँ पर सर्व तेरा बाप करेगा? आई एम सॉरी सर, माफ कर दीजिए, मैं भी देखता हूँ। गेट लॉस्ट नाउ। विराट की डांट सुनकर वेटर वहां से तुरंत चला गया। आकृति विराज के बिहेवियर को देखकर बहुत अपसेट हो रही थी। वो शांत जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उसे विराज की बदतमीजी पसंद नहीं आई थी। विराज को ये रियलाइज भी नहीं हुआ था कि आकृति उसके लिए क्या सोच रही है। वो अपने हाथ टेबल पर रखकर दांत पीसकर बुदबुदाया, स्टूपिड बास्टर्ड, मूड खराब कर दिया। आकृति ने विराज की ओर देखा और फिर कुछ सोचकर बोली, देखो विराज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और इस बार तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। देखो विराज, मैं ये शादी जल्द से जल्द करना चाहती हो ना? मैं जानता हूं, वैसे भी बहुत सारी लड़कियां विराज सिंघानिया की वाइफ बनना चाहती हैं, लेकिन तुम लकी हो क्योंकि मैंने सबको छोड़ सिर्फ तुम्हें चुना। इतना कहकर विराज ने अपनी लालची निगाहों से आकृति को देखा, जिसे देख आकृति अनकंफर्टेबल हो गई। लेकिन विराज अपने घमंड में इतना अकड़ा हुआ था कि वो बोले ही जा रहा था। आकृति की आंखों में झांकते हुए वो बोला, एक बार हमारी शादी हो जाए फिर कक्कड़ और सिंघानिया का बिजनेस मर्ज हो जाएगा, उसके बाद तो मजे ही मजे हैं, क्यों डार्लिंग? विराज की बात सुन आकृति की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे सोच रही हो आखिर विराज किस मजे की बात कर रहा है। लेकिन विराज की नजर को देखकर मन ही मन सुलग गई। विराज ने आकृति को ऊपर से नीचे तक घूरा, फिर बोला, तुम पूरी रात मेरी बाहों में होगी, हम दोनों एक दूसरे के कितने करीब होंगे, हमारी सांसें एक हो चुकी होंगी। उफ, मैं तो तुम्हें अभी भी बिना कपड़ों के इमेजिन कर रहा हूं। इतना कहकर विराज कमीनेपन से मुस्कुराया, लेकिन यह बात आकृति को तेजाब की तरह लगी। उसका खून खौल गया। उसने सामने पड़ा वाइन ग्लास उठाया और उसमें की सारी ड्रिंक तुरंत विराज के मुंह पर फेंक दी। शादी और तुम जैसे घटिया आदमी से कभी नहीं, भूल जाओ। आकृति की इस हरकत पर विराज शॉक्ड हो गया। वो तुरंत खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, तुम्हारी ये हिम्मत, अपनी औकात मत भूलो आकृति। तुमने विराज सिंघानिया से पंगा लिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आज रात ही मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ दूंगा। विराज गुस्से से हाँफ रहा था। 5 स्टार रेस्टोरेंट की हाई क्लास पब्लिक के सामने आकृति ने उसकी इंसल्ट की थी। सोच भी मत लेना, वरना इन लोगों के सामने ही तुम्हारे मुंह पर अपना जूता मारूंगी। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू वन थिंग मिस्टर सिंघानिया, मैं ऐसा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी, समझे तुम? विराज ने जलती निगाहों से आकृति को देखा और धमकी देते हुए बोला, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। सिंघानिया से दुश्मनी रखोगी तो तुम क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। विराज का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। आकृति उसकी बदतमीजी देखकर हैरान थी। इससे पहले वो विराज को कुछ कहती, विराज का फोन बजने लगा। उसने कॉल रिसीव किया और बोला, हेलो डैड। क्या कहा?
ओबेरॉय वापस आ रहे हैं और सिंघानिया के साथ मीटिंग करना चाहते हैं। वाह, इससे बड़ी और क्या बात होगी। मैं मीटिंग की तैयारी अभी से कर लेता हूं। विराज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और आकृति की ओर गुस्से से देखा। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूं, पर एक बात याद रखना, अगर मैं भी अपनी पर आ गया ना तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, समझे तुम, फ्यूचर मिसेस सिंघानिया। इतना कहकर विराज ने आकृति को भद्दी निगाहों से देखा और अपना ड्रिंक उठाकर पी लिया। फिर उसे घूरते हुए वहां से चला गया। आकृति उसे जाते देख रही थी। अभी तक आकृति का चेहरा गुस्से से लाल था, लेकिन विराज के जाने के साथ आकृति उसकी धमकी के बारे में सोचने लगी। ओह गॉड, कहीं सिंघानिया से पंगा लेकर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। ये विराज, ये तो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। लेकिन मैं क्यों डर रही हूँ? उस कमीने आदमी की इतनी हिम्मत कि वो मुझे नहीं। आकृति परेशान थी। वो जानती थी कि उसके डैड का बिजनेस डूब रहा है और इसीलिए वो चाहते थे कि आकृति की शादी विराज से हो, लेकिन आकृति कुछ भी करके इस रिश्ते से बचना चाहती थी। उसे घमंडी विराज की दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया। क्यों ना मैं विराज से पीछा छुड़ाने के लिए अपना कोई फेक बॉयफ्रेंड दिखा दूं। मैं घर में सबको बता दूंगी कि मैं पहले से रिलेशन में हूं। वो बेचैनी से इधर उधर देख रही थी, तभी उसकी नजर सामने से आते देवांश पर पड़ी। दिखने में हैंडसम और मस्कुलर बॉडी वाला देवांश एक बेहद से सिंपल सूट में था। आकृति ने देखा कि वो नौजवान गिरते हुए वेटर को संभाल रहा था। संभल कर दोस्त। आकृति देवांश को ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर स्माइल थी। आकृति उसके बिहेवियर को देख इंप्रेस हो गई और खुद से बोली, ये तो अच्छा इंसान लग रहा है, सबकी हेल्प कर रहा है। उससे पूछूं क्या मेरा फेक बॉयफ्रेंड बनेगा? लेकिन अचानक से उससे ऐसे कैसे कह सकती हूँ? पता नहीं कौन है ये। आकृति की निगाहें देवांश पर ही थीं, लेकिन देवांश उसके सामने से गुजरकर एक लड़की की ओर बढ़ गया। यह देख आकृति की निगाहें सिकुड़ गईं। वो सोचने लगी, ये उस लड़की के पास क्यों जा रहा है? इसकी गर्लफ्रेंड है क्या? देवांश आकृति की टेबल के पास ही दूसरी टेबल पर बैठ गया, जहां पर एक लड़की नताशा पहले से ही बैठी थी। जैसे ही देवांश चेयर पर बैठा, नताशा चिढ़ते हुए बोली, इतने सिंपल कपड़े क्यों पहने हो देवांश? बिल्कुल वेटर लग रहे हो। कहीं यहाँ कोई पार्ट टाइम जॉब तो नहीं कर रहे हो? ओह नहीं। वेल, आई स्ट्रॉन्ग बिलीव इन सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। बस वही फॉलो करता हूँ। मुझे मेरे पैसों का दिखावा करना पसंद नहीं। देवांश की बात सुन नताशा की आंखें चढ़ गई। वो उसकी तरफ सरकास्टिकली देखते हुए बोली, दिखावा करने के लिए ना जेब में पैसे होना जरूरी होता है देवांश, और तुम्हें देखकर साफ नजर आता है कि तुम्हारी जेब खाली है। पता नहीं क्यों तुम्हारी फोटो देखकर मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गई। नताशा की बात सुन देवांश हंसा और बोला, नताशा, हम पहली बार मिले हैं। मुझे लगा हम एक दूसरे की पसंद नापसंद जानेंगे, लेकिन तुम तो सीधा मेरे पैसों पर आ गई। समझो कि वही मेरी पसंद है। अब ये सब बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम कितना कमा लेते हो? यही कोई 10-20। 10 से 20,000? इससे डबल तो मैं अपनी मेड को दे देती हूँ। तुम्हारी हालत तो इन वेटरों से भी बदतर है। आई कांट बिलीव मेरे डैड ने किस भिखारी को मेरे लिए पसंद किया है। नताशा, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी मुझे नहीं, तुम्हें हुई है। औकात फटीचर की है और मुझसे शादी करने के सपने देख रहा है। अगर मेरे आसपास भी भटका ना तो इस 2 लाख के सैंडल से तेरी पिटाई करूंगी, बास्टर्ड। ये चिल्लाते हुए नताशा तमतमाकर चली गई। देवांश वहीं बैठे मन ही मन मुस्कुराने लगा। क्या लड़की थी यार, क्रेजी शाम थी ये तो। आकृति का ध्यान देवांश पर ही था, जो नताशा की बदतमीजी के बाद भी मुस्कुरा रहा था। उसकी मासूमियत देख आकृति देवांश के लिए कुछ फील करने लगी। वो उठकर देवांश के पास चली गई और मुस्कुराकर बोली, हाय। जस्ट अभी देखा तुम्हारे साथ क्या हुआ। एक्चुअली आज तुम्हारी भी डेट खराब हुई और मेरी भी। आकृति इतना कहकर चुप हो गई, जबकि देवांश उसे हैरानी से देख रहा था। आकृति ने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुरा कर कहा, देखो मैं जानती हूँ तुम्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन उसके लिए
तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। हेल्प? कैसी हेल्प? क्या तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनोगे? आकृति इतना कहकर देवांश को देखने लगी, जबकि देवांश का मुंह हैरानी से खुला रह गया। आकृति की बात सुन देवांश का मुंह खुला का खुला रह गया। वो एक पल को अपनी पलकें झपकाना भूल गया था, क्योंकि अचानक से खूबसूरत अनजान लड़की ने उसे सीधे बॉयफ्रेंड बनने का प्रपोजल दे दिया था। देवांश ने आकृति की ओर देखा और बोला, कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं हो तुम? मतलब हम हार्डली अभी मिले हैं और सीधे बॉयफ्रेंड? कमाल की लड़की हो तुम। वैसे तुम वहां किसी लड़के के साथ बैठी थी जिस बेचारे को तुमने वाइन से नहला दिया। बेचारा नहीं है वो, बहुत कमीना इंसान है वो मुझसे शादी नहीं सादे बाजी करना चाहता है। वैसे तुम मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। आकृति की बात सुन देवांश मुस्कुराया। उसने ध्यान से आकृति की ओर देखा और बोला, जो लड़कियां बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती और सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देती हैं, उन पर मेरा ध्यान अपने आप चला जाता है। खैर बताइए, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? ओके, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। एक्चुअली हमारा फैमिली बिजनेस डूब रहा है और मेरे पापा को लगता है कि उसे बचाने के लिए मेरी शादी किसी अमीर आदमी से होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। इतना कहकर आकृति खामोश हो गई। उसके चेहरे पर एक कड़वाहट उभर आई। देवांश उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि आकृति अनकंफर्टेबल है। आखिर आकृति ने अपनी नजरें देवांश की ओर घुमाई और बोली, वो सिंघानिया से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। वो मुझे इंसान नहीं, एक ऑब्जेक्ट समझते हैं जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। देवांश ने महसूस किया कि सिंघानिया का जिक्र करते हुए आकृति काफी अपसेट थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, वैसे सिंघानिया तो बहुत बड़े लोग हैं, उनके सामने मेरी क्या मजाल है। देवांश की बात सुन आकृति फिर से खामोश हो गई, जैसे कुछ सोच रही हो, जबकि देवांश आकृति के मन को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजर आकृति की उंगलियों को देख रही थी, जिन्हें वो लगातार मोड़ रही थी। उसे देखकर साफ आइडिया लगाया जा सकता था कि आकृति बहुत परेशान है। आकृति अपने होठ को दांतों के बीच में से फंसाते हुए बोली, तुम्हें बस मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना है। जब तक मैं इस प्रॉब्लम से फ्री नहीं हो जाती, मुझे बस पापा के ब्लैकमेल से बचना है। आकृति ने इतना कहकर देवांश की ओर देखा, जो काफी कंफ्यूज लग रहा था। वो उसका रिएक्शन देखना चाहती थी, लेकिन देवांश चुप था। आकृति किसी भी तरह देवांश को मनाना चाहती थी, इसलिए उसने देवांश को एक ऑफर दिया। मैंने अभी देखा, वो लड़की तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से तुम्हें छोड़कर चली गई। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जानती हूँ तुम गरीब हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो तो। ओके, लेकिन तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे? मैं तुम्हें हर महीने 5 लाख रुपए दूंगी। बस तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है और कुछ नहीं। आकृति का ऑफर सुन देवांश खामोश हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आकृति उसे ही ऑफर क्यों दे रही है। उसके मन में अभी भी डाउट था। आकृति के ऑफर के पीछे की वजह जानने के लिए वो बोला, ऑफर तो अच्छा है, इससे मेरी गरीबी और तुम्हारी प्रॉब्लम दोनों दूर हो जाएगी। बस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम एक अच्छी फैमिली से हो, बहुत सारे लड़के तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो जाएंगे, फिर उन्हें छोड़ मुझ जैसे गरीब लड़के को क्यों चुना? देवांश की बात सुनकर आकृति मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। कुछ पल की खामोशी के बाद वो बोली, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने देखा वो बदतमीज लड़की की बातें सुनने के बाद भी तुम्हें गुस्सा नहीं आया। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो उसे गंदी गंदी गालियां दे देता। आकृति की बात सुन देवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे उसने कुछ पा लिया। वो रिलैक्स होकर बोला, ओके, मैं तैयार हूँ। देवांश के हाँ कहते ही आकृति के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसके चेहरे की मुस्कान देख देवांश का मन भी खिल उठा। वो अपना हाथ आकृति की ओर बढ़ाते हुए बोला, वैसे आई एम देवांश, क्या मैं अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड का नाम जान सकता हूँ?
देवांश के चेहरे को देख आकृति ने तुरंत अपना हाथ उठाया और देवांश से हैंडशेक करके बोली, आकृति आकृति कक्कड़, नाइस टू मीट यू देवांश, माय फेक बॉयफ्रेंड। तो कल सुबह चले फिर फैमिली से मिलने। आकृति ने यह बात कहकर फिर से देवांश को झटका दे दिया। वो हैरानी से आकृति को देखकर बोला, फैमिली से इतनी जल्दी? देवांश की बात सुनकर आकृति ने गहरी सांस ली और फिर खामोश हो गई। वो देवांश के चेहरे को देखती रही, फिर बोली, हाँ देवांश, इतनी जल्दी मैं उस विराज सिंघानिया के साथ शादी नहीं करूंगी। मेरे पास इनकार करने के लिए कोई वजह नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें फेक बॉयफ्रेंड बनाकर वो वजह बनाई है। आई होप तुम समझ गए होगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। समझ गया। तो ठीक है, तो अब हमें अपना नंबर शेयर कर लेना चाहिए ताकि हम आपस में कनेक्ट कर सकें। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आकृति ने अपना नंबर देवांश को दे दिया और देवांश का नंबर ले लिया। इसके बाद आकृति और देवांश अपने अपने घर के लिए निकल गए। आकृति जब घर पहुंची तो उसके विराज के साथ झगड़े की खबर पहले ही घर पहुंच चुकी थी। आकृति की मां गुस्से से भरी बैठी थी। जैसे ही उसे पता चला कि आकृति वापस आ गई है तो वो तुरंत उसके कमरे में आ गई। विराज के साथ डेट कैसी रही आकृति? आकृति मिरर के सामने बैठी अपने फेस को क्लीन कर रही थी। अपनी माँ के सवाल पर आकृति के चेहरे पर टेंशन उतर आई और वो बोली, उससे एक कॉल आई और वो चला गया माँ। अच्छा, तो तूने उसके मुंह पर वाइन नहीं फेंकी और ना ही उससे बुरा भला कहा? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है माँ। वो मेरे साथ बहुत ही चीप बात ही कर रहा था। ऐसे चीप लड़के से मुझे कोई बात नहीं करनी। उससे तुम्हारी शादी होने वाली है। कुछ मजाक कर दिया तो कोई आफत नहीं आ गई। एक बात समझ लो, वो लोग सिंघानिया हैं और उनके साथ रिश्ता होना कोई मामूली बात नहीं है। इतना कहकर आकृति की मॉम बाहर चली गई। आकृति को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खड़ी हो गई और मन ही मन बोली, शादी? माय फुट। वो बदतमीज जिससे बात करने की तमीज नहीं, उसके साथ मैं कभी शादी नहीं करूंगी। आकृति अपने बिस्तर पर लेट गई और छत को घूरने लगी। उसकी आंखों के सामने देवांश का चेहरा घूमने लगा। उसका ख्याल आते ही आकृति के होठों पर मुस्कान आ गई। आकृति उसके बारे में सोचते सोचते सो गई। अगली सुबह आकृति के घर की डोरबेल बजी। जैसे ही आकृति की मां ने दरवाजा खोला, सामने देवांश को देख उसका मुंह बन गया। लेकिन देवांश बड़े अदब से बोला, नमस्ते। तुम फिर से आ गए सेल्समैन? हमें कुछ नहीं खरीदना है, चलो निकलो यहाँ से। उसकी बात सुन देवांश को अजीब लगा, लेकिन उसने शांत रहना ही ठीक समझा, जबकि आकृति की मां अभी भी उस पर चिल्ला रही थी। देवांश शांत रहा और मुस्कुराकर बोला, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अभी ठीक तुम्हारे जैसा एक सेल्समैन आया था। अरे परेशान कर दिया है तुम लोगों ने। उसे तो मैंने अच्छी अच्छी गालियाँ सुनाई। तुम्हें भी सुननी है क्या? अब आप मेरी बात तो सुनिए मामी जी। मम्मी जी? मैं तुम्हें मम्मी जी लग रही हूँ? भिखारी की औलाद। मतलब सामान बेचने के लिए तुम लोग रिश्ते भी जोड़ लेते हो। देवांश आकृति की मम्मी की गालियां सुनकर भी शांत था। वो अभी भी उन्हें समझाने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन आकृति की मॉम घमंड से भरी अभी भी उसकी इंसल्ट कर रही थी। नहीं, मैं सेल्समैन नहीं हूँ। मैं तो आकृति का बॉयफ्रेंड हूँ, देवांश। जैसे ही देवांश ने ये बात कही, आकृति की माँ एकदम चौंक गई। वो हैरानी से मैं देवांश, आकृति का बॉयफ्रेंड। देवांश की बात सुन आकृति की मॉम शॉक्ड हो गई। वो देवांश का चेहरा देखने लगी, फिर जोर से चिल्लाई, हे भगवान! आकृति, आकृति इधर आओ तुम। अपनी मॉम की आवाज सुन आकृति अपने कमरे से निकलकर बाहर आई तो देखा उसकी मॉम दरवाजे पर खड़ी थी। वो उनकी ओर बढ़ते हुए बोली, हाँ माँ, क्या हुआ? आकृति की आवाज सुन देवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जैसे आकृति वहां आई, देवांश ने उसे देख स्माइल की। हाय। कौन है ये थर्ड क्लास लड़का? आकृति ने अपनी माँ की बात को इग्नोर कर दिया और देवांश की ओर चहक कर देखा। अरे आप आ गए? आई वॉज वेटिंग फॉर यू। आना ही था। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एनीथिंग फॉर यू स्वीट हार्ट। आकृति को मुस्कुराते देख उसकी माँ बुरी तरह चिढ़ गई। उसने आकृति की बाह को पकड़ा, फिर गुस्से से बोली, ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या चल रहा है ये आकृति?
ये कोई तमाशा नहीं है माँ। तुम पूछ रही थी ना कि मैं विराट से शादी क्यों नहीं करना चाहती। आकृति ने इतना कहकर देवांश की ओर प्यार से देखा और मुस्कुराने लगी, फिर बोली, यही वो रीजन है, मैं देवांश से प्यार करती हूँ। आकृति के दिए झटके से उसकी माँ बुरी तरह हैरान हो गई, लेकिन तभी देवांश क्यूरियस होकर घर के अंदर देखने लगा, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। दादाजी, आकृति के प्यारे दादाजी नजर नहीं आ रहे। उन्हें बर्थडे विश करके अपने और आकृति के रिश्ते की खबर देनी है। इतना कहकर देवांश ने प्यार से आकृति की ओर देखा। ये देख आकृति की माँ के तन बदन में आग लग गई। वो देवांश की ओर हिकारत भरी नजरों से देखते हुए बोली, कक्कड़ फैमिली से अब ये भिखारी लोग रिश्ता जोड़ेंगे? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे। चलो निकलो यहाँ से। तुम जैसे लोगों को मैं अपने घर की चौखट भी न लांघने दूं। ये क्या कह रही हो माँ? ऐसी बातें क्यों कर रही हो देवांश से? अभी सिर्फ बिजनेस में घाटा हुआ है, लेकिन इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो तुम जैसे भिखारियों से रिश्ता जोड़ना पड़े। लेकिन विराज वहाँ गया। हेलो आंटी जी, कैसी हैं आप? विराज, तुम आ गई तो ठीक हो गई, वरना कुछ लोगों ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। वैसे बिल्कुल सही समय पर आए हो तुम। इतना कहकर आकृति की माँ ने देवांश की ओर देखा, फिर सरकास्टिकली स्माइल की, फिर बोली, आकृति, अब तुम्हें भिखारी और राजा में फर्क समझ आ गया होगा। अपनी माँ की बात सुनकर आकृति को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसकी माँ ने तो जैसे ठान लिया था देवांश की इंसल्ट करने का। वो देवांश को फटकारते हुए बोली, ए फटीचर, इन्हें जानते हो? ये है विराज सिंघानिया। विराज को मैंने चुना था आकृति के लिए। इतना कहकर आकृति की माँ ने विराज को देखा, फिर गहरी सांस लेकर घमंड भरी आवाज में बोली, देखो जरा इन दोनों को। इन्हें देखकर ये नहीं लगता भगवान ने इनकी जोड़ी अपने हाथों से बनाई है। आप सही कह रही हैं आंटी, आकृति और मेरी जोड़ी भगवान ने ही बनाई है। बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी, तब भगवान के फैसले पर मुहर लग जाएगी। वैसे आप ये सब इस आदमी को क्यों बता रही हैं? कौन है ये आदमी? आकृति का बॉयफ्रेंड। पता नहीं क्या सोचकर आकृति ने इस आदमी को चुना। उसकी बात सुन विराज ने देवांश की ओर देखा। उसे देख विराज के चेहरे पर कुटिल हंसी आ गई। अपनी भौहें चढ़ाकर उसने आकृति की आंखों में देखा, फिर बोला, ये आदमी? सीरियसली? मतलब आकृति, तुम्हें इस आदमी से प्यार है? यार, मैं तुम्हें समझदार समझता था, लेकिन तुम्हें बंदर जैसी शक्ल वाले इंसान में ऐसा दिखा क्या? सही कह रहे हो विराज, समझ नहीं आता इसके दिमाग को हुआ क्या है। जब ऐसी हरकतें करती है तो मुझे साफ समझ में आता है कि ये मेरा खून नहीं है। आकृति अपनी माँ की बात सुनकर हैरान हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द उभर आया। उसे देख देवांश ने शांत आवाज में बोला, वैसे मम्मी जी, आकृति की चॉइस इतनी बुरी भी नहीं है। आप मुझे जानती नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है जब आप मुझे पहचान जाएंगे तो मुझे पसंद करने लगेंगी। देवांश अब भी शांत था और मुस्कुरा रहा था, जबकि आकृति की माँ गुस्से से भरी हुई थी। वो देवांश के मुंह से मम्मी सुनकर फिर से भड़क गई। ए भिखारी, मुझसे जबान संभाल के बात करो। दिखता नहीं दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं? एक्चुअली सड़क पर पलने वाले लोगों को तमीज होती ही नहीं है। मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ? आकृति से बोल दो कि चला जाए यहाँ से, वरना मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। गंदी गालियां निकले उससे पहले इस फटीचर को यहाँ से निकाल दो। चलो विराज, कम। आकृति की माँ ने बेहद बुरे अंदाज में देवांश को देखा और वहां से विराज के साथ अंदर चली गई। आकृति शर्मिंदगी से अपनी नजरों को नीचे किए खड़ी थी। वो देवांश से सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही देवांश ने कहा, क्या हुआ आकृति, इतनी अपसेट क्यों हो गई? देवांश, मुझे अंदाजा नहीं था कि माँ इस तरह से तुम्हारे साथ बिहेव करेगी। आई एम रियली सॉरी। माँ के बिहेवियर को देखकर लगता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन मुझे अंदाजा था, कोई भी फैमिली जो अपनी बेटी की शादी किसी गरीब से नहीं करना चाहेगी। अब तो मुझे बाहर ही खड़ा रखोगी? ओह हाँ, अंदर आओ ना। आकृति देवांश को लेकर अंदर आ गई। दोनों एक कमरे में बैठ गए। आकृति अभी भी आने वाले तूफान को लेकर परेशान थी। वो देवांश का हाथ पकड़कर बोली, देखो देवांश, माँ जुबान से थोड़ी सी कड़वी है। मुझे पता है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, पर प्लीज गुस्से में कुछ ऐसा वैसा मत कर देना।
डोंट वरी आकृति, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ना बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी। जो भी पैसे की बात हुई है वो तुम्हें टाइम पर मिल जाएंगे। आकृति, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले कि देवांश अपने मन की बात आकृति को कह पाता, आकृति की माँ वहां गई और चिढ़ते हुए बोली, हो गई तुम्हारी बात इस टीचर से? क्या डिसाइड हुआ है? समझदारी इसी बात में है कि तुम इस घर से, आकृति की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। ऐसा कभी नहीं होगा मम्मी, देवांश यहाँ से नहीं जाएगा। मुंह बंद करो आकृति, तुम्हें तो मैं बाद में समझाऊंगी, पहले इस भिखारी को यहाँ से निकालो। सुना नहीं तुमने? आकृति की जिंदगी से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम जैसे फटीचर को इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब तुम जा ही रहे हो तो तुम्हें एक गुड न्यूज दे दूं। विराज सिंघानिया ने ओबरॉयज के साथ करोड़ों की डील की है। इतना कहकर आकृति की माँ ने विराज की ओर देखा जो घमंड में अकड़े हुए खड़ा था। फिर आकृति से बोली, वैसे आकृति, इस फटीचर ने कभी ओबरॉयज का नाम भी नहीं सुना होगा। वो क्या है कि सड़क पर रहने वालों को 2 वक्त का खाना नसीब हो जाए, वही बड़ी बात है। आकृति माँ की घटिया बातें सुनकर उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो अभी तक माँ होने की वजह से लिहाज कर रही थी, लेकिन ये लिहाज तमीज की हद पार कर रहा था। आकृति अब गुस्से से फटने को तैयार थी। आकृति अब देवांश की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने देवांश की ओर देखा जो अब भी शांत खड़ा था, लेकिन अब जवाब देना जरूरी था। बस करो माँ, बहुत हो गया। कैसी घटिया बातें कर रही हैं आप। मैं देवांश से प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। आप उसकी कितनी भी बेइज्जती कर लो, लेकिन मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। आकृति की बात सुनकर विराज बुरी तरह चिढ़ गया। वो दांत पीसते हुए देवांश की ओर देखने लगा। फिर आकृति से बोला, तुम्हारे फैमिली बिजनेस की कंडीशन क्या है वो मुझे इस कंगाल लड़के के सामने बताने की जरूरत नहीं। और ये बात भी तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने हाथ खींच लिए तो क्या होगा। इसलिए चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर दो। ओबेरॉयज के साथ मिलकर मैं इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दूंगा कि कोई टिक नहीं पाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा है। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है आकृति, ये मेरी पावर है। इतना कहकर विराज ने देवांश को देखा जो चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट को देखकर विराज अंदर ही अंदर कुड़ गया। वो देवांश को नीचा दिखाने के लिए बोला, वैसे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस फटीचर बॉयफ्रेंड के लिए भी सोच लूंगा। विराज का दिल बहुत बड़ा है, मैं इसकी हेल्प करूंगा। हमारे घर में एक नौकर की जॉब खाली है, क्योंकि हमारी नौकरानी छुट्टी पर है, तो झाड़ू पोछा बर्तन और कुत्ता घुमाने के लिए नौकर की जरूरत है। अच्छा काम किया तो परमानेंट कर दूंगा इसे। वैसे भी मैं अपनी नौकरानी को 50,000 महीने का देता हूं। विराज की बात देवांश शांति से सुनता रहा। फिर कुछ सोचकर बोला, मिस्टर विराज, लगता है आपको मेरे बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कोई बात नहीं, मुझे लोगों का घमंड तोड़ने में बहुत मजा आता है। और हाँ, हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं ना, उन्हें नौकर नहीं हाउस हेल्पर कहते हैं। और मैं अपने हाउस हेल्पर्स को मंथली सैलरी 5 लाख महीने देता हूँ। देवांश की बात सुनकर आकृति शॉक्ड रह गई। वो सोचने लगी कि देवांश ऐसे झूठ क्यों कह रहा है, लेकिन उसकी माँ देवांश का मजाक बनाते हुए बोली, खुद की तनख्वाह 15,000 होगी और नौकरों को 5 लाख देगा? झूठ तो ढंग से बोलो। देवांश समझ गया ये लोग ऐसे ही बदतमीजी करते रहेंगे, इसीलिए उसने उन्हें अपना सच बताने की सोची, लेकिन उससे पहले वो परखना चाहता था। इसलिए देवांश ने जेब से मोबाइल निकालकर आकृति की माँ की ओर बढ़ाया और बोला, मामी जी, आप मेरा बैंक ट्रांजैक्शन चेक कर सकती हो। अभी अभी 5 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। आकृति की माँ ने बैंक डिटेल्स चेक की तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो बोली, ये तो सच कह रहा है, वाकई में 5 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ है। अपनी माँ की बात सुनकर आकृति की आंखें सिकुड़ गईं। वो हैरानी से कभी देवांश और कभी अपनी माँ को देख रही थी। तभी विराज ने वो मोबाइल अपने हाथ में लिया और बोला, फेक है, मैं करोड़ों के ट्रांजैक्शन दिखा सकता हूँ। देवांश ने विराज के हाथ से मोबाइल ले लिया और गहरी सांस लेकर बोला, वैसे क्या नाम बताया आपने ओबेरॉय के उस बंदे का जिसके साथ डील साइन की है? नाम जानकर तुम क्या करोगे?
रोते रोते जाकर उनसे मेरी शिकायत करोगे? उसका नाम श्रीनिवास है। श्रीनिवास का नाम सुनते ही देवांश का चेहरा खिल गया। वो हंसते हुए बोला, क्या कहा आपने? मिस्टर श्रीनिवास? अपना श्री? वो तो मेरा असिस्टेंट है यार। अरे बाप रे आकृति, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सच में सटिया गया है। मिस्टर श्रीनिवास को अपना असिस्टेंट बोल रहा है। अरे भिखारी की औलाद, तुम्हारी हैसियत मिस्टर श्रीनिवास के जूते के बराबर भी नहीं है। उनके घर के कचरा साफ करने वाले भी तुमसे ज्यादा अमीर होंगे। तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, जरा बताओगे? विराज की बात सुन देवांश कुछ कहने ही वाला था कि तभी आकृति ने उसका हाथ खींच लिया और उसके कानों में फुसफुसाई। ये क्या कर रहे हो देवांश? हाउस हेल्पर की 5 लाख सैलरी, श्रीनिवास तुम्हारा असिस्टेंट। ओह नो, इतना क्यों फेंक रहे हो? इतनी ओवर एक्टिंग नहीं चाहिए हमें। देवांश को चुप देख विराज ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ओ चुप क्यों हो गया बंदर सी शक्ल वाले? बता कितना पैसा है तेरे अकाउंट में? होगा तब तो बताएगा। वैसे आंटी, आपने पहले बताया नहीं इस जोकर को जोक मारने के लिए पार्टी में बुलाया है। कैसे कैसे जोक मारता है, या फिर कक्कर्स को इंप्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी फेंक रहा है? विराज की बदतमीजी अब हद पार कर चुकी थी। देवांश का पेशेंस अब खत्म होने लगा था। वो सख्त आवाज में विराज से बोला, मिस्टर विराज, एक बात जान लो, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं। जहां तक सवाल मेरे बैंक बैलेंस की है, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे बताओ ना, तुम्हारी मजेदार बातें सुनकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, सुनो नहीं, देख लो। देवांश ने पॉकेट से एक चमचमाता डिवाइस, जो कि एक बेहद एक्सपेंसिव बिटकॉइन वॉलेट था, वो निकालकर विराज के हाथों में दे दिया। विराज ने जैसे ही उसकी स्क्रीन पर दिखाए हुए पैसों को देखा, हंसते हुए बोला, 980 रुपए। इतने पैसे तो सड़क पर खड़े भिखारी के अकाउंट में भी मिल जाएंगे। वो 980 रुपए नहीं, 980 अल्ट्रा बिटकॉइंस है। एक मिनट, मैं चेक करती हूँ ये अल्ट्रा बिटकॉइन होता क्या है। अरे आंटी जी, ये कमीने लोग इंटरनेट पर पता नहीं कौन कौन सी बातें पढ़ लेते हैं लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए। ये घटिया आदमी कभी स्कूल भी गया होगा, मुझे तो इस पर भी शक है। लेकिन आकृति की मां ने विराज की बात को इग्नोर कर मोबाइल निकालकर अल्ट्रा बिटकॉइंस के बारे में सर्च करने लगी। जैसे ही उसने डिटेल पढ़ी, कैलकुलेशन कर हैरानी से बोली, इतना पैसा? क्या हुआ आंटी जी? बेटा, इसमें तो दिखा रहा है कि 980 अल्ट्रा बिटकॉइन की कीमत 98,000 करोड़ रुपए है। अपनी माँ की बात सुन आकृति का मुंह खुला रह गया। वो हैरानी से माँ की ओर देखने लगी, जबकि देवांश उसे देख मुस्कुरा रहा था। विराज ने मोबाइल अपने हाथ में ले लिया और उसे देखकर बोला, लाइए आंटी जी, मुझे दिखाइए। लगता है आपने नेट पर कुछ गलत सर्च कर लिया है। विराज ने मोबाइल स्क्रीन पर कुछ देखा, लेकिन फिर देवांश को देखते हुए बोला, वेरी गुड, अच्छी ट्रिक है मिस्टर देवांश। मेरा भी ध्यान एक पल के लिए भटक गया था। आप ही बताइए, अगर इसके पास इतने पैसे होते तो ये आकृति के पास ऐसे खड़ा होता, वो भी इस वेटर वाली ड्रेस में? विराज की बदतमीजी देख अब आकृति का दिमाग गर्म हो गया। वो देवांश के सामने आकर खड़ी हो गई और विराज को घूरते हुए गुस्से से बोली, विराज, एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर अब एक शब्द भी देवांश के लिए कहा तो ठीक नहीं होगा। देवांश मेरा बॉयफ्रेंड है और हर लिहाज से तुम से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इस जन्म में तो तुम उसकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकते हो। आकृति की बात सुन विराज का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आकृति की माँ भी आकृति के जवाब से तमतमाई थी। इससे पहले कि वो आकृति को कुछ कह पाती, देवांश ने आकृति का हाथ पकड़ लिया और उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और बोला, आकृति, कभी कभी आंखों के साथ दिमाग पर भी पट्टी पड़ जाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही लोग हैं। इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अंदाजा हो जाएगा कभी न कभी। देवांश की बात आकृति और उसकी माँ हैरानी से सुन रही थी। तभी विराज का मोबाइल बजने लगा। विराज ने अपना मोबाइल निकाला और कॉल रिसीव की। हेलो, हाँ पापा जी। क्या ओबेरॉय चाहते हैं कि लीगैलिटीज फाइनल करने के लिए मैं भी मीटिंग में रहूं? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं भी आता हूं। विराज ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और देवांश की ओर चिढ़ते हुए देखकर आकृति की मां से बोला,
आंटी अभी तो मैं चलता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ जब मैं वापस आऊँ तो इस मनहूस आदमी की शक्ल मुझे देखने को ना मिले। इतना कहकर विराज आकृति की ओर देखकर मुस्कुराया और फ्लाइंग किस करते हुए बोला, बाय स्वीटहार्ट। इतना कहकर विराज वहां से चला गया, लेकिन आकृति का चेहरा उसकी हरकत पर नफरत से भर गया, जिसे देख देवांश गहरी सोच में। देवांश की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो डिसीजन ले रहा है। तभी आकृति की मां आकृति पर चिल्लाते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो आकृति। इस हरामखोर लड़के के लिए तुमने विराज से इतनी बदतमीजी से बात की, और तुम समझते क्या हो अपने आप को? विराज सिंघानिया को चैलेंज करोगे? आप बस भी कीजिए मम्मी, बस बहुत हो गया। आप कब से देवांश के साथ बदतमीजी किए जा रही हैं? आप बस कीजिए, दादू का बर्थडे है, क्यों मूड खराब कर रही हैं? आकृति अपनी मां को समझा रही थी। तभी आकृति किसी की आवाज सुनकर चौंक गई। हेलो गाइस। शक्ति आकृति का भाई जैसे ही वो अपनी वाइफ दिव्या के साथ वहां आया, सबका ध्यान उनकी ओर चला गया। आकृति अपनी भाभी को देखकर चहक कर बोली, भाभी, अच्छा वहाँ आप आ गई। आओ, मुझे किसी से आपको मिलवाना है, आइए ना। ओके, लेकिन ये विराज सिंघानिया इतने खराब मूड में क्यों चला गया? उसे छोड़ो, उसका मूड ना हमेशा सड़ा हुआ रहता है। आप इनसे मिलिए, ये है देवांश, मेरे बॉयफ्रेंड। आकृति की बात सुनकर उसका भाई अजीब तरीके से हंसने लगा। वो देवांश की ओर मजाक भरी नजरों से देख रहा था। अरे बाप रे बाप, तो आकृति तुम कल इसके बारे में बात कर रही थी? ऐसी घटिया पसंद है तुम्हारी? इसे क्या कचरे के डब्बे से उठा कर लाई हो? शक्ति की बात सुनकर उसकी मम्मी देवांश की ओर चिढ़कर देखते हुए बोली, हाँ, वहीं से उठाकर लाई है। लगता है होटल में वेटर है जनाब। इस घटिया वेटर को पसंद किया तुमने अपनी शादी के लिए? वैसे कितना कमा लेता है तुम्हारा ये सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड? भैया, जितना कमाता है अपने दम पर कमाता है। वो आपकी तरह अपने पापा के टुकड़ों पर नहीं पल रहा है वो। आकृति की बात सुनकर उसकी भाभी दिव्या गुस्से से फूट पड़ी और आकृति पर चिल्लाकर बोली, आकृति, जुबान संभाल कर बात करो। अब इस पटीचर से लड़के के लिए तुम अपने भैया को कुछ भी बोलोगी? लोग तो प्यार में अंधे हो जाते हैं, तुम तो बेवकूफ बन रही हो। हाँ, पर इन सब चीजों से इस जोकर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दिव्या। अमीर लड़की देखी नहीं कि मीठी मीठी बातों से उसे फंसा लिया, और हमारी बहन तो है ही अक्ल से पैदल, गटर के कीड़े को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर ले आई। शक्ति की जली कटी बातें सुनकर आकृति भड़क गई, लेकिन तभी किसी के कदमों की आवाज सुन सबका ध्यान सीढ़ियों की ओर चला गया। आकृति के डैड मिस्टर कक्कड़ अपनी रौबदार चाल से चलते हुए उनके करीब आ गए। कक्कड़ कोई छोटा मोटा नाम नहीं है बच्चे, जो तुम उस पर ऐसे ही हाथ मार लोगे। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था आकृति कि फैमिली फंक्शन में बाहर वालों को लाने की जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ, अगर आपको इतनी तकलीफ है ना तो नहीं मनाना मुझे दादू का बर्थडे। चलो चलो देवांश, चलते हैं हम लोग यहाँ से। आकृति ने गुस्से से जवाब दिया और देवांश के साथ बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी। अचानक दिव्या ने पलटी मार दी और बात को संभाल लिया। वो बोली, अरे आकृति, तुम्हारे बिना आज तक कोई फैमिली फंक्शन मनाया जाता है? चलो नाराजगी छोड़ दो, मैं सबको समझाती हूँ। दिव्या ने आकृति को मुस्कुराकर देखा, फिर इशारा करते हुए शक्ति और उसके मम्मी पापा से बोली, मम्मी पापा, शक्ति, इस नए कपल को थोड़ी प्राइवेसी देते हैं, चलिए। दिव्या ने इशारे से सबको चलने के लिए कहा। आकृति उसके बदले हुए बिहेवियर पर थोड़ी हैरान हुई। इधर दिव्या सबको लेकर दूसरे कमरे में आ गई। उसकी सास दिव्या के अचानक पलट जाने से सब नाराज थे, लेकिन दिव्या उन्हें समझाते हुए बोली, आप लोग मेरी बात समझो, ये तो अच्छा मौका है हमारे पास। दादू उस भिखारी लड़के को देखेंगे तो खुद ही एक नजर में रिजेक्ट कर देंगे। आकृति उनकी बात मानेगी नहीं, उस छुछुंदर के साथ चली जाएगी और तब उसके सारे शेयर्स हमारे पास आ जाएंगे। दिव्या की बात सुनकर कक्कड़ गहरी सोच में चला गया। उसे किसी भी तरह अपना बिजनेस बचाना था और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। इसी बीच आकृति देवांश को लेकर घर के टेरेस पर आ गई। दोनों खामोश थे। आकृति को गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि देवांश की उसकी वजह से काफी इंसल्ट हुई थी, लेकिन सिर्फ उसके लिए देवांश चुप रहा था। वो देवांश की ओर देखकर बोली, देवांश, आई एम सॉरी। इन घर वालों की अकड़ बस इसलिए है ताकि मैं उस विराज से शादी कर लूं और विराज हमारा बिजनेस संभाल ले। वो तुम्हें इंसल्ट कर रहे हैं ताकि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। उन्हें बस अपनी पड़ी है,
लेकिन मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी में दौलत नहीं, सच्चा इंसान चाहिए। मैं सब देख रहा हूं आकृति, सबके अपने स्वार्थ हैं, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन दुख तो इस बात का है कि एक बार मुझे जान तो लेते। उसकी बात सुन आकृति जाने क्यों देवांश के गले लग गई और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हें जानती हूँ ना, तुम एक अच्छे इंसान हो। अच्छा, एक दिन में ही तुम्हें मुझ पर भरोसा हो गया है? हाँ, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है तुम बहुत अच्छे हो और मुझे अपने दिल पर भरोसा है। अच्छा इंसान तो मैं हूं, लेकिन क्या अच्छी एक्टिंग भी कर रहा हूं ना? कहीं ऐसा तो नहीं फेक बॉयफ्रेंड के बाद तुम मुझे रियल बॉयफ्रेंड बना लो? देवांश की बात सुनकर आकृति हंसने लगी। उसके चेहरे की मासूमियत देवांश के दिल में खलबली मचा रही थी। नहीं बनाऊंगी, बट आई लाइक यू, आकृति ने कॉन्फिडेंस से कहा। उसकी बात सुनकर देवांश मुस्कुराने लगा। वो प्यार से आकृति के चेहरे को देख रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली तो उन्हें होश न रहा कि वो एक दूसरे में खोने लगे। देवांश आकृति के नर्म होठों को देखकर उसकी ओर धीरे धीरे झुकने लगा। तभी आकृति की भतीजी लिली ने उसे आवाज दी, बुआ बुआ। अरे लिली, तुम यहाँ? देवांश, आ तुम्हें लिली से मिलवाती हूँ। आकृति लिली के सामने घुटनों पर बैठ गई। देवांश भी उसके साथ बैठ गया। आकृति ने प्यार से बोला, ये है मेरी प्यारी भतीजी लिली, ये घर में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। हेलो स्वीटी। आप मेरी बुआ के बॉयफ्रेंड हो? मेरे लिए क्या लाए? क्या यार आकृति, तुमने घर में सबके बारे में बताया, लेकिन इस क्यूट सी लिली के बारे में नहीं बताया। अब तो आपको गिफ्ट देना ही पड़ेगा। देवांश लिली से बात कर ही रहा था कि तभी शक्ति वहां गया और बहुत बदतमीजी से बोला, लिली बेटा, ये वेटर अंकल हैं। ये एक नंबर के फटीचर आदमी हैं। अब 10 रुपए की चॉकलेट देकर आपको चुप कराएंगे। इस फटीचर से ज्यादा उम्मीद मत रखना, ओके? शक्ति की बात सुनकर लिली ने मासूम नजरों से देखा, फिर उदास होकर बोली, आपने इस फटीचर को अपना बॉयफ्रेंड कैसे बनाया? पापा बोल रहे हैं कि इससे कोई उम्मीद मत रखो। लिली बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, पापा सिर्फ मजाक कर रहे हैं। आकृति ने प्यार से लिली से कहा, फिर शक्ति की ओर गुस्से से देखते हुए बोली, लगता है पापा को भी मैनर्स सीखने की जरूरत है। अंकल गिफ्ट नहीं लाए तो क्या हुआ, तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। आकृति लिली को समझा रही थी, लेकिन तब तक देवांश अपनी जेब से चेकबुक निकाल चुका था। उसने उस पर साइन करते हुए लिली से कहा, लिली बेटा, मैं आपको एक चेक साइन करके देता हूँ। आपको जो कुछ भी खरीदना हो अपनी बुआ के साथ जाकर खरीद लेना, ओके? ये लो। इतना कहकर देवांश ने वो चेक लिली को पकड़ा दिया। आकृति देवांश की इस हरकत पर हैरान थी। तभी शक्ति ने लिली के हाथ से चेक छीन लिया और बदतमीजी से बोला, तू वेटर का काम करता है ना? एटीट्यूड तो ऐसा दिखा रहा है जैसे कोई बिलियनियर हो। और कितना नाटक करेगा? गर्लफ्रेंड के घर में कोई चेकबुक साथ लेकर चलता है और 10 रुपए का चेक काट रहा है। इतना कहकर शक्ति ने चेक की ओर देखा, लेकिन उस पर लिखी रकम को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कितना बड़ा कमीना है तू। अपनी गर्लफ्रेंड के घर कोई चेकबुक लेकर आता है, अब 10 रुपए का चेक देगा तू। इतना कहकर शक्ति ने चेक की ओर देखा, लेकिन चेक पर लिखी रकम को देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरानी से बोला, 50 लाख। शक्ति हैरानी से कभी देवांश और कभी चेक को देख रहा था। फिर उसके चेहरे पर कमीनेपन की हंसी आ गई। 50 लाख का जोक। चल चल तू अब नीचे, वहां सबको तुम्हारे चेक के बारे में बताना जरूरी है। चल आकृति, लेकर आओ इसे। हाँ ठीक है, हम आते हैं। शक्ति लिली को लेकर नीचे चला गया। उसके जाते ही आकृति ने देवांश को हैरानी से देखा और बोली, देवांश, इतनी भी एक्टिंग नहीं चाहिए। आप सब पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना, चलो सबके पास चलते हैं। देवांश आकृति के साथ नीचे आ गया। नीचे सब उसके चेक की चर्चा कर रहे थे। जैसे ही देवांश वहां आया, आकृति की मम्मी ने देवांश को बेरहम नजरों से देखा और बोली, 50,000 कभी एक साथ देखे हैं जो ये 50 लाख का चेक काट दिया? हो क्या रहा है ये? वेटर को चेकबुक लेकर घूमते हुए ये तो देखो आप सब। शक्ति की बात सुनकर आकृति ने जय को धीरे से फुसफुसाकर कहा, ये क्या कर रहे हो तुम?
50 लाख का चेक दे दिया। अरे बाहर ले जाकर चॉकलेट भी तो दिला सकते थे। ये नौटंकी बहुत भारी पड़ने वाली है, फंस जाएंगे हम। देवांश आकृति की ओर देखकर मुस्कुराया और उसको पकड़कर कुछ कहने ही वाला था कि तभी शक्ति बीच में बोल पड़ा। ये आदमी हम सबको बेवकूफ बना रहा है। इसको लगा ये हमारे मुंह पर चेक फेंकेगा और हम पागल होकर इसके तलवे चाटने लगेंगे। अबे सुन बे घोंचू, हम ऐसे चेक रोज देखते हैं, समझा? शक्ति ने देवांश की ओर देखा जो अब भी शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर अब नाराजगी दिखने लगी थी। पर शक्ति को इसकी परवाह नहीं थी। वो फिर से देवांश की बेइज्जती करते हुए बोला कि ये फटीचर तो फ्रॉड भी निकला। नाम देखो चेक पर, देवांश ओबेरॉय नाम का चेक जेब में लेकर घूम रहा है। अबे तूने कभी 50 लाख देखे भी हैं एक साथ? और हरामजादे, इस देश में ओबेरॉय नाम के वेटर कब से होने लगे बे? तू हम सबको उल्लू बना रहा है ना? चल हम सबको अब अपना असली नाम बता। मैं अभी पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। डैड, पुलिस वाले इसके पिछवाड़े पर डंडे मारेंगे ना, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। शक्ति की बदतमीजी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो फिर भी अपने गुस्से को कंट्रोल किए खड़ा था। तभी लिली अपनी मॉम दिव्या के पास आकर बैठ गई। देवांश उस बच्ची को देखकर बोला, लिली, योर डैड इज रियली सिली मैन। ये चेक 100% असली है। देवांश की बात सुनकर आकृति हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी, जबकि शक्ति की आंखें सिकुड़ गईं। तभी दिव्या ने लिली को प्यार से कहा, बेटा आपने टीवी पर पागल लोगों को देखा है ना, अब रियल लाइफ में भी इस पागल को देखो। औकात 50 पैसे की नहीं, बात 50 लाख की करता है। इतना कहकर दिव्या ने देवांश और आकृति को देखा। देवांश का चेहरा साफ दिख रहा था कि वो इस वक्त क्या सोच रहा है, लेकिन वो अब भी चुप ही था। उसकी चुप्पी ने दिव्या की हिम्मत बढ़ा दी। देखो बेटा इन अंकल को ध्यान से, ये फ्रॉड हैं और ऐसे फ्रॉड अंकल के ट्रैप पर नहीं फंसना चाहिए। दिव्या की बात सुनकर लिली वहां से चली गई। दिव्या यहाँ पर भी नहीं रुकी। उसे देवांश की चुप्पी उसकी कमजोरी लग रही थी, इसलिए उसे और बेइज्जत करते हुए बोली, इसकी शक्ल से ही पता चलता है कि ये कितना फटीचर है। कोई भी बता सकता है कि ये क्या होगा। बड़ा आया 50 लाख के चेक की नौटंकी करने वाला। 50 लाख का चेक देने वाले क्या इस तरह के सस्ते और घटिया कपड़े पहनते हैं? दिव्या की बात सुनकर उसकी सास ने देवांश की ओर देखा। देवांश को देख उसका खून खौल रहा था। कपड़े छोड़ो, ये आदमी ही घटिया है। इतनी बेइज्जती सह कर भी अभी तक यहीं खड़ा है, पता नहीं कब जाएगा यहाँ से। अपनी माँ की बात सुन शक्ति को और हिम्मत मिल गई। वो चेक हाथ में घुमाते हुए बोला, इस घटिया आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कितनी भी बेइज्जती कर लो। अबे कुत्ते, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, तू यहाँ बहुत अच्छी तैयारी से आया है हमें बेवकूफ बनाने। तेरे ये नकली कपड़े ना यहीं उतार कर तुझे नंगा कर दूंगा। इतना कहकर शक्ति ने चेक हाथ में मसलकर जमीन पर फेंक दिया, लेकिन देवांश अभी भी उतना ही काम था जितना पहले। उसने मुस्कुराकर शक्ति की ओर देखा। आप मुझे नंगा करेंगे, लेकिन मैंने तो सुना है कक्कड़ फैमिली का पूरा बिजनेस ही नंगा पड़ा है। अबे कुत्ते, मुंह बंद रख अपना, हमारे काम में दखल मत दे, समझा? दिन को रात कह देने से रात नहीं होती। मिस्टर कक्कड़, आपको लगता है मैं कोई सड़क छाप आवारा हूँ जिसने आपकी बेटी को फंसाया है? तो साबित कीजिए, प्रूव इट। मैंने लिली को चेक दिया है, जाइए उसे कैश कीजिए, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वाह बेटा, क्या प्लान बनाया है, ताकि चेक बाउंस हो जाए और पुलिस हमें पकड़ ले। फिर आपको जो लगता है वो कीजिए। वो क्या कहा था आपने? नंगा, मुझे नंगा कीजिए, हंटर मारिए, मुझे ढेर सारी गालियां दीजिए, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सब देवांश की बात सुन रहे थे कि तभी डोरबेल बजी। डोरबेल सुनते ही देवांश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोला, लीजिए एक और सरप्राइज आप लोगों का मुंह बंद करने के लिए। देवांश की बात सुनकर आकृति हैरानी से उसे देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि देवांश ये सब क्यों कर रहा है, जबकि उसने देवांश को ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहा था। डोरबेल बजी तो आकृति ने दरवाजा खोल दिया। सामने का आदमी ढेर सारे पैकेट्स लेकर सामने खड़ा था। आकृति ने वो पैकेट अपने हाथ में ले लिया और अंदर जाकर सबके सामने मेज पर रख दिए। कक्कड़ उन गिफ्ट्स को देखकर गुस्से से भर गया और बोला, इन घटिया गिफ्ट को देकर तुम हमारा मुंह बंद करोगे? शायद इन गिफ्ट्स को देखकर आपके मुंह से गालियां नहीं, फूल बरसने लगेंगे। और वैसे भी आकृति के दादू का बर्थडे था, तो मैंने खाली हाथ आना ठीक नहीं समझा। इतना कहकर देवांश ने मुस्कुराकर आकृति की ओर देखा, जो प्यार से उसे ही देख रही थी। लेकिन तभी कक्कड़ दांत पीस कर बोला, मेरे घर में सड़क छाप इंसान और उसके फालतू गिफ्ट्स की कोई जगह नहीं है। अभी उठाकर इसे बाहर फेंकता हूं मैं। इतना कहकर कक्कड़ ने गिफ्ट्स फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया तो देवांश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। कक्कड़ ये देख गुस्से से चीखा, हरामजादे, सड़क छाप, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाथ तोड़ दूंगा तेरे। क्या हुआ डैड?
क्यों बेवजह इतना गुस्सा कर रहे हो? बेवजह गटर के सुअर को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घर में ले आई और इसकी ये मजाल की है मुझे रोके। यही टुकड़े कर दूंगा इसके। कक्कड़ गुस्से से देवांश को बुरा भला कह रहा था। तभी आकृति के दादू की आवाज सुनकर सब चौंक गए। दादू उनके बीच आकर खड़े हो गए। किसके टुकड़े करने हैं भाई? किस बात की गर्मा गर्मी हो रही है? अरे हमें भी तो कुछ बताओ, हम भी कुछ अपने हाथ पैर चला लें। दादू, अच्छा वहाँ आप आ गए। यहाँ तो महाभारत ही शुरू होने वाली थी। इतना कहकर आकृति ने देवांश को देखा और फिर अपने दादू से बोली, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। ये है देवांश, मेरा बॉयफ्रेंड। जैसे ही आकृति ने देवांश को दादू से इंट्रोड्यूस किया, देवांश ने आगे बढ़कर दादू के पांव छू लिए। पैरी पोना दादाजी। जीते रहो। हैप्पी बर्थडे दादू। थैंक यू बेटा। आकृति, लड़का तो बहुत स्मार्ट है, मेरी तरह। पसंद अच्छी है मेरी पोती की। दादू के मुंह से ये शब्द सुन देवांश ने प्यार से आकृति की ओर देखा। आकृति के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि बाकी सभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। दादू की बात सुनकर आकृति और देवांश मुस्कुराने लगे। ये देख कक्कड़ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आप जानते नहीं ये एक नंबर का लफंगा। और इससे पहले कि दादू का गुस्सा भड़क जाता, दिव्या ने सिचुएशन संभाल ली। सही कहा दादू आपने, लेकिन ये सब बातें तो होती रहेंगी। लंच रेडी है, चलिए बैठिए। दिव्या की बात सुन दादू का ध्यान लिली की ओर गया। उन्होंने महसूस किया कि लिली वहां नहीं थी। वो तो ठीक है, लेकिन ये लिली कहाँ चली गई? अब तक मेरे पास नहीं आई। दादू की बात सुन सबका ध्यान लिली की ओर गया। लिली कमरे में नहीं थी। आकृति उसे ढूंढने लगी। लिली अपने कमरे में अपने टॉय को सीने से चिपकाए बैठी हुई थी। आकृति ने उसे ऐसे उदास देखा तो तुरंत उसके पास गई और बोली, लिली, यहाँ क्यों बैठे हुए हो? बड़े दादू तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बुआ, सब झगड़ा करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, बुआ प्रॉमिस करती है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी दादू आपको बुला रहे हैं। आकृति की बात मानकर लिली आकृति की उंगली पकड़कर बाहर आ गई। उसे देखते ही दादू मुस्कुराकर बोले, लिली मेरा बच्चा, आपके बिना दादू खाना कैसे खाते? बड़े दादू, लेकिन मैं आपके लिए गिफ्ट तो लाई नहीं। कोई बात नहीं प्रिंसेस, तुम दादू के गले लग जाओ। दादू ने झुककर लिली को गले लगा लिया। देवांश उन्हें देख मुस्कुरा रहा था। सब लोग डाइनिंग एरिया में चले गए। सब लोग डाइनिंग टेबल के पास आकर चेयर पर बैठ गए, लेकिन किसी ने भी देवांश को बैठने के लिए नहीं कहा। आकृति काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने देवांश को कहा, देवांश तुम इधर बैठ जाओ, आओ ना। आकृति की बात सुन देवांश जैसे ही चेयर पर बैठने लगा, दिव्या उसे टोकते हुए बोली, कितने बेशर्म इंसान हो तुम। देखते रहे इस फैमिली लंच में तुम्हें किसी ने इनवाइट नहीं किया, फिर भी बेशर्मी से यहाँ हो। जलील होने का बहुत शौक है तुम्हें। और जलील करूं और गाली दूं? बच्चों, मेहमानों से बदतमीजी करोगे तो जलील वो नहीं, हम खुद ही होंगे। शक्ति, तुरंत देवांश के लिए एक्स्ट्रा चेयर लेकर आओ। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। देवांश, वेलकम टू आवर फैमिली बेटा। दादू की बात सुन शक्ति के तन बदन में आग लग गई। उस पर देवांश की मुस्कान उसकी इरिटेशन को और बढ़ा गई। वो झल्लाते हुए बोला, वाह दादू, भिखमंगे को फैमिली में शामिल कर रहे हो तो प्रॉपर्टी भी इसी का नाम कर दो ना। आकृति के इस घटिया बॉयफ्रेंड को हम अपना लें। आकृति को तो इसने चोरी छिपे अपने जाल में फंसाया है, लेकिन हम तो बेवकूफ ना बने। देवांश अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो चाहता था कि अब इन लोगों को सच पता चल जाए, लेकिन वो इन लोगों के लालच को देख रहा था और थोड़ा थोड़ा परख रहा था, जैसे हर बार एक इम्तिहान ले रहा हो। शक्ति और दिव्या दादू को अभी भी देवांश के बारे में नेगेटिव ही बता रहे थे। शक्ति सही तो कह रहा है। आकृति ने अब तक हम सबसे छिपा कर रखा, और रिश्ते तभी छिपाए जाते हैं ना जब रिश्तों में खोट हो। आप समझ क्यों नहीं रहे? इस हरामजादे की नजर सिर्फ और सिर्फ कक्कड़ फैमिली के बिजनेस पर है। दिव्या की बात सुनकर जहां देवांश का खून जल रहा था, वहीं आकृति भी बहुत परेशान थी। दिव्या लगातार अपनी जुबान से जहर उगल रही थी। तभी दादू ने दिव्या को डांटते हुए कहा, बस बहुत हो गया, मुंह बंद रखो अपना और मेहमानों को खाना खिलाओ। ठीक है दादू, मेहमानों के लिए खाना भी मिल जाएगा। किरण, कल का बचा हुआ खाना लेकर आओ। वैसे भी वेटर्स को आदत होती है होटल का बचा हुआ खाना खाने की। दिव्या की बदतमीजी की अब हद पार हो गई थी। उसकी जहरीली जुबान देवांश के ऊपर जहर उगल रही थी। ये देख आकृति ने अपनी चुप्पी तोड़ी। भाभी, अब आप हद पार कर रही है। तुम हद पार कर रही हो आकृति। इस घटिया लड़के के लिए भाभी से बदतमीजी से बात करोगी? रहने दो शक्ति, ये लड़की प्यार में पागल हो चुकी है और ये सब इस लड़के की वजह से हुआ है। बात बढ़ती देख दादू ने मेज पर जोर से हाथ मारा और गुस्से से चिल्लाए, ये चल क्या रहा है मेरे घर में? सबकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। दादू गुस्से से भड़क गए।
ये देख देवांश ने प्यार से दादू के हाथों को पकड़ा और बोला, आप मेरे लिए परेशान ना हो दादू। बाकी जिन लोगों को खुद पर इतना घमंड है उन लोगों को भी जल्दी सच पता चल जाएगा। देवांश की बात खत्म ही हुई थी कि तभी फिर से डोरबेल बजी। देवांश मुस्कुराया और दिव्या की ओर देखकर बोला, आपकी काइंडनेस के लिए थैंक्स दिव्या भाभी। आपने मुझे खाना ऑफर किया, भले ही बासी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए पहले ही खाना ऑर्डर कर दिया था। उसी की डिलीवरी है। आकृति, डिलीवरी रिसीव करवा दो। आकृति ने डाउटफुली देवांश को देखा, फिर किरण को डिलीवरी रिसीव करने के लिए कहा। जब किरण और दूसरे नौकर खाने के पैकेट्स अंदर लेकर आए तो खाने की खुशबू से पूरा रूम भर गया। खाना टेबल पर रख दिया गया। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इस भिखारी ने कहां से भीख मांगकर ये खाना मंगवाया है? खाना सामने था और सब हैरान। जैसे ही आकृति की माँ की नजर पैकेट्स पर लगे लेबल पर गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। ये खाना तो ओबरॉय होटल से आया है। ओबरॉय होटल? ये ओबरॉय होटल से खाना कैसे मंगवा सकता है? जरूर ये लेबल नकली होगा। शक्ति की बात सुन देवांश ने गहरी सांस ली और उसकी बेवकूफी पर मुस्कुराया। लेकिन अब वो अपनी सच्चाई सबको बताना चाहता था, इसलिए देवांश ने कहा, ये खाना ओबरॉय होटल से ही आया है और वो होटल मेरा है। जैसे ही देवांश ने यह कहा, आकृति शॉक्ड हो गई। वो हैरानी से देवांश को देखने लगी। तभी दिव्या चिढ़ते हुए बोली, देखा दादू, कहा था ना जैसे ही इसे इसकी औकात दिखाएंगे ये बड़ी बड़ी फेंकने लगेगा। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि वो होटल तुम्हारा है? टेंशन क्यों लेती हो दिव्या? मैं भी गूगल पर पता कर लेता हूँ। हाँ प्लीज जल्दी इसकी सच्चाई दिखाओ। परेशान हो गई हूँ मैं सुबह से इस बहस से। शक्ति ने तुरंत अपना सेलफोन निकाला और सर्च करने लगा। देवांश शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही शक्ति ने होटल ओबरॉय के पेज को खोला, होटल ओनर का नाम सुनकर चौंक गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? शक्ति को हैरान देख दिव्या ने उसे टच किया और आंखें सिकोड़ कर बोली, व्हाट हैपेंड शक्ति? तुम ऐसे सरप्राइज क्यों हो गए? इसमें तो ओबरॉय होटल के मालिक का नाम देवांश ही लिखा है। व्हाट? ये वेटर होटल ओबरॉय का मालिक है? क्या बकवास है ये। दिखाओ मुझे भी, दिखाओ जरा। आकृति की माँ ने फोन अपने हाथ में ले लिया और देखने लगी। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो हैरान है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो आकृति थी। वो देवांश को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देवांश मुस्कुरा रहा था। हमें तेरी औकात पता है। हम पर तेरे इस नाटक का कोई असर नहीं पड़ने वाला, समझ गया तू? देवांश कक्कड़ फैमिली को देख रहा था, जो अपने घमंड में भरे हुए सच को भी इनकार कर रहे थे। वो भी इसलिए क्योंकि देवांश उनके सामने बहुत सादगी से खड़ा था। लेकिन अब देवांश उस फैमिली अरे दुनिया देखी है हमने। तुम जैसे धोखेबाज दो कौड़ी के लफंगे को पहचानने में मैं गलती नहीं कर सकता। जो भी तेरे प्लान्स हैं उन्हें लेकर यहाँ से निकल जा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी हर बात झूठी लगती है तो लगने दो। वाकई में कितना बेशर्म लड़का है ये। इसकी इतनी मोटी चमड़ी है कि इसे इतना बेइज्जत कर दिया, फिर भी इसे शर्म नहीं आती। कोई और होता तो अब तक आकृति की जिंदगी से निकल जाता। अगर मैं आकृति से सच्चा प्यार नहीं करता तो सच में चला जाता और आप लोगों की बदतमीजी का जवाब भी देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आप लोग जैसे भी हैं आकृति के फैमिली मेंबर्स हैं। देवांश ने आकृति की ओर प्यार से देखा। देवांश की बातें कहीं ना कहीं आकृति के दिल में असर कर रही थी। उसे अपने मन में देवांश के लिए फीलिंग्स महसूस होने लगी, लेकिन उसकी फैमिली अभी भी अपनी जिद और घमंड में थी। सच्चाई वो देख नहीं पा रहे थे। तभी एक नौकर जमीन पर पड़े चेक को उठाकर वहां ले आया और दादू के सामने रखकर बोला, सर ये चेक मुझे जमीन पर मिला। तो डस्टबिन में डाल दो इसे, यहाँ क्यों उठा लाए? सर मुझे लगा गलती से 50 लाख का चेक है। ये चेक दो कौड़ी का नहीं। इस चोर ने देवांश ओबेरॉय की चेकबुक चुराई और फिर मिस्टर ओबेरॉय के नकली साइन लेकर पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए इसने। कमाल है, समझ गया कि कक्कड़स को बिजनेस में इतना लॉस कैसे हुआ। अकल ही नहीं है। असली चेक सामने है, लेकिन बस बक बक। कंट्रोल योर टंग। तेरी हिम्मत कैसे हुई डैड से ऐसे बात करने की? शक्ति, बेवजह चीखने से सच नहीं बदल जाएगा। वो चेक असली है। मुंह बंद कर अपना बदतमीज। ओबेरॉय के साथ फ्रॉड करके तू तिहाड़ जेल जाएगा, समझ में आया? मुझे तो इस फ्रॉड का नाम भी नकली लगता है। अपने डैड की बात सुन शक्ति एकदम से बौखला गया और देवांश की ओर गुस्से से देखकर बोला, सुन बे हरामखोर, तेरा जो भी नाम है, तेरी वजह से मेरी फैमिली पर कोई आंच आई तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। शक्ति की बात सुन आकृति टेंशन में आ गई। वो देवांश का हाथ पकड़कर सबसे दूर ले आई और बेचैनी से बोली, ये क्या है देवांश? 50 लाख का चेक, गिफ्ट्स, ये महंगा खाना, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? कहीं सच में कोई फ्रॉड तो नहीं हो तुम? ये सब ऐसा क्यों कह रहे हैं? आकृति, ऐसा कुछ नहीं है जैसा ये लोग सोच रहे हैं। तुम्हें जल्दी सब पता चल जाएगा। आओ। देवांश आकृति को वापस सबके बीच ले आया। वैसे लिली का चेक देखकर सब इतने हैरान हैं,
आई एम श्योर मेरे गिफ्ट्स खोलकर देखेंगे तो पक्का बेहोश हो जाएंगे। चुप कर नालायक, बहुत चालाकी कर रहा है ना। तेरा सारा भांडा अभी फोड़ देती हूँ। बताओ उस गिफ्ट में ऐसा क्या है? आकृति की माँ की बात का देवांश अभी जवाब देने ही वाला था कि तभी विराज की आवाज सुनकर सब चौंक गए। देवांश को उसका आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो चुप रहा। विराज सीधे दादू के पास आया और उनके हाथ में गिफ्ट देते हुए बोला, दादू आपके लिए गिफ्ट। दादू ने गिफ्ट को खोला तो उसमें से एक महंगी घड़ी निकली। उस घड़ी को देख सबकी आंखें चमकने लगी। आकृति की माँ चापलूसी करते हुए बोली, अरे वाह विराज बेटा, घड़ी तो बहुत महंगी है। जी आंटी जी, पूरे 1.5 करोड़ की है। मेरे स्पेशल दादू के लिए कुछ स्पेशल ना लाता तो फिर उनका होने वाला दामाद कैसे कहलाता। वैसे एक गुड न्यूज है, डैड कह रहे थे कि हो सकता है मुझे ओबेरॉयज के साथ लंदन जाना पड़े। लंदन जाने से पहले मैं एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। विराज की बात सुन आकृति गुस्से से तमतमा गई। वो विराज पर चिल्लाकर बोली, शट अप विराज, मैं मर भी जाऊंगी ना तब भी तुम्हारे जैसे इंसान से तो कभी भी शादी नहीं करूंगी। तुमने खुद को समझ के रखा है? तुम 1.5 करोड़ क्या कितने भी महंगे गिफ्ट ले आओ तो भी मुझे खरीद नहीं पाओगे। नाउ गेट लॉस्ट। आकृति की बात सुन सब बहुत चक्के रह गए। विराज का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तभी आकृति की माँ आकृति को समझाते हुए बोली, आकृति तुम्हारा दिमाग खराब है। विराज खानदानी लड़का है, ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते। तो न मिले। इस जैसे घमंडी, बदतमीज और बद दिमाग इंसान से इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में शादी नहीं करूंगी मैं माँ। बस हूँ अभी। आकृति की बात सुन विराज देवांश की ओर मुड़ा और नफरत से उसे देखते हुए चिल्लाया, मैं सब समझ रहा हूँ आकृति, तुम इस कमीने की वजह से ये सब कर रही हो ना। मुझे तो लगता है इस फटीचर ने आकृति पर कोई काला जादू कर दिया है। इतना कहकर विराज आकृति की ओर मुड़ा और फिर उसके चेहरे पर गहरी निगाहें जमा कर बोला, इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं आकृति। इस ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर इस गटर के कीड़े के साथ गटर में कूदना चाहती हो। विराज के गुस्से को देखकर देवांश मुस्कुराकर बोला, विराज तुम हमेशा ऐसे ही सड़े रहते हो, अच्छे नहीं लगते। वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारी घड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन अब जरा एक नजर वहां भी देखो। इतना कहकर देवांश एक और चला गया। सबकी नजर देवांश की हरकत पर थी। आकृति भी हैरानी से उसे देखने लगी। विराज कुछ कदम चलने के बाद कमरे में रखे हुए अपने गिफ्ट्स के पास रुक गया और वहां रखी पेंटिंग को अनरैप कर दिया। जैसे ही कक्कड़ की नजर उस पेंटिंग पर गई वो आंखें सिकोड़कर बोला, ये पेंटिंग ये मैंने पहले कहीं देखी है। फाइन आर्ट्स पेंटिंग, कीमत 7 करोड़ रुपए। कक्कड़ के मुंह से पेंटिंग की 7 करोड़ कीमत सुन विराज शॉक्ड रह गया। वो बुदबुदाया, 7 करोड़? हे भगवान, ये तो वही पेंटिंग है। दादू अभी भी पेंटिंग को ध्यान से देख रहे थे। सब हैरान थे, लेकिन देवांश मुस्कुरा रहा था। तभी आकृति की मां ने कहा, इस पेंटिंग के बारे में तो मैंने न्यूज में देखा था। ये तो ओबरॉय ने खरीदी थी। ये सब चल क्या रहा है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? अभी आकृति की मां की बात खत्म हुई ही थी कि तभी विराज ताली बजाते हुए बोला, वाह देवांश वाह, एक पल में तो मैं भी तेरे झांसे में आ गया था। मिस्टर कक्कड़, ये इसने असली पेंटिंग की हूबहू कॉपी बनवाई है। अच्छा, और ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम प्रूफ कैसे करोगे ये पेंटिंग नकली है? क्योंकि ओबेरॉय आर्ट गैलरी में मैंने कई ऐसे मास्टरपीस देखे हैं और स्कूल में पढ़ रहा छोटे से छोटा बच्चा ये बता सकता है कि ये पेंटिंग नकली है। विराज की बात सुनकर आकृति की मम्मी को तो जैसे मौका मिल गया देवांश को कोसने का। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली, हे भगवान, जब 100 कमीने मरे होंगे तब ये एक पैदा हुआ होगा। इसके माँ बाप ना इससे भी ज्यादा कमीने होंगे, तब भी तो ये नीच औलाद पैदा हुई। आकृति अभी भी समझ जाओ, पहले नकली चेक, फिर नकली साइन और अब ये नकली पेंटिंग। देखो अब तुम्हें इसकी असलियत पता चल गई है, अब तुम इससे सारे रिश्ते नाते तोड़ो। मुझे और मेरे खानदान को गालियां देने से पहले असली और नकली का फर्क तो जान लो। खैर, उसके लिए पारखी नजर होने की जरूरत होती है। दादू प्लीज आप ही चेक कीजिए। देवांश की बात सुन दादू पेंटिंग को चेक करने के लिए आगे बढ़े। इससे पहले कि वो पेंटिंग देख पाते, शक्ति गुस्से से उनसे आगे आ गया और पेंटिंग को उठाकर जमीन पर पटक दिया। दादू उसकी इस हरकत पर गुस्से से तमतमा गए और शक्ति के मुंह पर तुम जैसा बेवकूफ मेरे घर में पैदा कैसे हो गया? इडियट, असली क्या है नकली क्या है इसकी समझ नहीं है तुम्हें? ये असली पेंटिंग है मूर्खों। दादू की बात सुनकर सब हैरान रह गए। सबकी आंखें कभी टूटी हुई पेंटिंग और कभी देवांश को देख रही थी। दादू का गुस्सा अभी भी हाई था। वो सबको डांटते हुए बोले, अपनी अकड़ में सही इंसान को भी नहीं पहचान पा रहे। देवांश ने तुम्हें बार बार अपनी सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन तुम बेवकूफ उसकी बात को इग्नोर करके बेइज्जत करते रहे। दादू सबको डांट रहे थे। इसी बीच विराज चालाकी से वहां से निकल गया और किसी को फोन करने लगा। हेलो, सुन बेंडिया, एक हरामजादे लड़के को उठाना है। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, अपनी गैंग के साथ जल्दी आ जा।
आज हरामजादे को कुत्ते की मौत मारेंगे। इतना कहकर विराज ने फोन काट दिया। इधर दादू अभी भी सब पर गुस्सा थे। जो हो रहा था उससे आकृति बहुत टेंशन में आ गई। वो सोचने लगी, आखिर देवांश है कौन? कहीं ऐसा तो नहीं कि देवांश वाकई में रियल ओबरॉय है, लेकिन फिर वो ऐसे साधारण इंसान बनकर क्यों घूम रहा था? आकृति बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। आकृति देवांश के करीब गई और बोली, देवांश सच बताओ, तुम हो कौन? ये महंगी पेंटिंग्स, मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारी असलियत क्या है। आकृति, मैं तुम्हारा वही बॉयफ्रेंड हूँ जिस पर तुम भरोसा करती हो। बस फर्क इतना है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई वेटर नहीं। जब देवांश ये बात आकृति से कह रहा था तब विराज वहां आ गया और देवांश की बात सुनकर सख्त आवाज में बोला, देखा दादू, आ गई ना इस लड़के की असलियत सामने। ये कोई वेटर नहीं बल्कि चोर है जो ओबेरॉय आर्ट गैलरी से उनकी ये पेंटिंग चुरा लाया है ताकि सबको इंप्रेस कर सके। मुझे तो लगता है कि आकृति भी इसके प्लान में शामिल है। अगर ये लड़की ऐसे ही इसके साथ बेवकूफ बनती रही तो देख लेना, एक दिन ये आकृति की इज्जत भी लूट लेगा। विराज, कीप योर गटर माउथ शट। बहुत हो गया। मैं सोच रहा था कि आकृति की फैमिली को समझने के लिए मैं अपनी सच्चाई इतनी जल्दी बाहर नहीं लाऊंगा, लेकिन अब बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। आकृति विराज की बात सुनकर टेंशन में आ गई। उसका नाटक अब भारी पड़ता जा रहा था। उसे कहीं ना कहीं देवांश को लेकर डाउट हुआ। वो सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं गलती से मैंने चोर को ही अपना फेक बॉयफ्रेंड बना लिया हो। वैसे भी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, कल ही मिली हो और घर बुला लिया। मुझे पता तो करना होगा कि ये कौन है। आकृति के मन में कश्मकश मची थी। उसने देवांश की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल अब भी थी। आकृति ने देवांश का हाथ पकड़ा और बोली, देवांश प्लीज मुझे सच बताओ, क्या सच में तुमने चोरी नहीं की? ये सब नाटक है ना? ये विराट झूठ बोल रहा है ना? मुझे बहुत डर लग रहा है देवांश। प्लीज प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। प्लीज मुझे बताओ कि तुम कौन हो। आकृति, लगता है अब मुझे सच बताना चाहिए। मैं श्री को यहाँ बुलाता हूँ, वो बता देगा मैं कौन हूँ और ये पेंटिंग कहाँ से आई है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। आकृति। देवांश ने अपनी जेब से वही पुराना सिंपल सा मोबाइल निकाला और श्री का नंबर डायल किया। श्री इस समय कार में था। जैसे ही देवांश की कॉल उसे पहुंची, देवांश की आवाज सुन वो चौंक गया। गुड आफ्टरनून सर। श्री, आधे घंटे के अंदर कक्कड़ हाउस पहुंचो, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूँ। ओके सर, आई गॉट इट। देवांश ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और एक नजर सब पर डाली। देवांश ने श्रीनिवास को फोन किया है। ये देख आकृति की माँ को हैरानी हुई। अरे, डायरेक्टर श्रीनिवासन को फोन? अब तो मुझे डर लगने लगा है, कहीं हम कोई गलती तो नहीं कर रहे। मैंने कितनी गंदी गंदी गालियां बकी है। ये लड़का सच में देवांश ओबेरॉय निकला तो? पागल हो तुम क्या? हा? देवांश ओबेरॉय ऐसे हमारे सामने आएगा क्या? अब तक हमें खत्म कर चुका होता वो। इसने एक और नौटंकी की है। विराज, तुम्हारे पास तो श्रीनिवास का नंबर है ना? इसके फोन से वो नंबर निकाल कर चेक करो, किस बहरूपियों को फोन किया इसने। इसका झूठ सबके सामने यही आ जाएगा, फिर इसका मुंह काला करके इसे यहाँ से लात मार कर निकालेंगे। इससे पहले कि विराज नंबर चेक करता, डोरबेल बजने लगी। कोई बार बार डोरबेल बजा रहा था। आकृति इरिटेट होकर बोली, अब कौन आ गया? कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? मैं देखती हूँ। आकृति सबको छोड़ तेजी से सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। जैसे ही नीचे आकर उसने दरवाजा खोला, दो गुंडों ने उसे गन पॉइंट पर ले लिया। कौन हो तुम? डैड, डैड। एक चिल्लाएगी ना तो मुंह में तेरे गन ठूंस दूंगा, समझी क्या? चल हट। गुंडे ने आकृति को धक्का दे दिया और सीधे सीढ़ियों की ओर भागे। आकृति भी जल्दी से खड़ी हो गई और उनके पीछे पीछे सीढ़ियों पर आ गई। गुंडों ने अंदर आते ही देवांश को दबोच लिया और उसके चेहरे पर एक कपड़ा लपेट दिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ भी समझ नहीं पाया। तभी आकृति ने पीछे से आकर एक गुंडे को धक्का दिया और चिल्लाई, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो उसे। साली बहुत गर्मी चढ़ी है तेरे को, चल निकालता हूँ साली तेरी सारी गर्मी। गुंडे ने आकृति के हाथ को पकड़ा और पीछे मरोड़ दिया। फिर उसकी गर्दन पर चाकू रखकर इसकी सलामती चाहते हो तो कोई भी हमें रोकने की कोशिश मत करना, समझे? ए बेंडिया, चल रे इस लड़के को लेके, तब तक मैं इसकी छमिया को देखता हुई। गुंडे की बात सुन देवांश ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा ढका हुआ था, इसलिए कुछ देख नहीं पा रहा था। तभी गुंडे ने देवांश से चिल्लाकर कहा, ये ज्यादा हीरो बनेगा ना तो तेरी आइटम की नाजुक गर्दन को काटने में मेरे को बड़ा मजा आएगा, समझा ना? अगर आकृति को खरोंच भी आई तो तुम सोच भी नहीं पाओगे कि तुम्हारी क्या हालत होगी। तभी अचानक विराज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोला, साले अकड़ ऐसी जैसे कहीं का राजा है, तू करेगा हालत खराब। भेड़िया, ले जाओ इसे। विराज इस किडनैपिंग में शामिल था। ये जानते ही देवांश गुस्से से भर गया, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि वहां पर मौजूद आकृति और उसकी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती थी। देवांश चुपचाप उनके साथ चला गया। जैसे ही देवांश को लेकर गुंडे वहां से निकले, उसके कुछ मिनट के साथ श्रीनिवास वहां पहुंच गया।
सब उसे देखते ही खुश हो गए। आकृति की माँ उसकी चापलूसी करते हुए बोली, अरे श्री सर, आप यहाँ, आप हमारे घर आए, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप विराज और आकृति की एंगेजमेंट के लिए यहाँ आए हैं ना? श्री सर आइए ना, प्लीज बैठिए। एक्चुअली मैं आपसे बात करना चाहता था। मेरे पास बिजनेस का एक बहुत अच्छा आइडिया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्रीनिवास ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने आकृति की ओर देखा और बोला, आप आकृति जी है ना? जी हाँ। पसंद अच्छी है सर की, और आपकी भी। सर को चुनकर बहुत अच्छा किया आपने। वो हीरा है, हीरा। आप बहुत खुश रहेंगी उनके साथ। मैं कुछ समझी नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? देवांश ओबेरॉय, जिनका मैं असिस्टेंट हूँ, जिन्होंने अभी फोन करके मुझे यहाँ बुलाया है। लेकिन सर हैं कहाँ? श्रीनिवास की बात सुनकर सब बुरी तरह चौंक गए। वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सबको खामोश देख श्रीनिवास ने कहा, सब खामोश क्यों खड़े हैं? देवांश सर कहाँ हैं? उन्हें तो विराज और कुछ गुंडे उठा कर ले गए अभी थोड़ी देर पहले। क्या देवांश सर किडनैप हो गए? देवांश सर किडनैप हो गए और तुम लोग अपने बिजनेस आइडिया सुना रहे हो? उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर श्रीनिवास वहां से जाने लगा। तभी आकृति भी श्रीनिवास के पीछे दौड़ी और बोली, मैं भी आपके साथ आऊंगी, हमें देवांश को ढूंढना होगा। आप यहीं रुकिए। देवांश सर कभी नहीं चाहेंगे आप किसी मुश्किल में पड़े। सर के मिलते ही मैं आपको फोन कर दूंगा। श्रीनिवास तुरंत वहां से चला गया। इसी बीच बेंडिया और उसके गुंडे देवांश को अपने अड्डे पर ले आए और उसे कुर्सी से बांध दिया और देवांश के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। देवांश की आंखें इस समय गुस्से से चल रही थी। उसे देख बेंडिया ने कहा, अबे साले आंखें दिखाएगा मुझे, नोच कर रख दूंगा तेरी नाकों को। हाथ भी लगाया तो समझ लेना तेरा गेम खत्म। देवांश की बात सुन विराज उसके सामने आ गया और गन उसके सर पर रख दी। फिर कमीनेपन से बोला, बोल कुत्ते, अब तेरे साथ क्या किया जाए? साले हरामी, तेरे टुकड़े करके गटर में फेंकवा दूंगा। मेरे हाथ बांध कर शेर बन रहा है। तू डरता है ना मुझसे? बोल विराज, डरता है ना? साले तुझसे डरूंगा मैं? तेरी औकात इतनी है? चल आजा, देखता हूँ तुझे। ए बेंडिया, हाथ खोल इस हरामी के, देखता हूँ कितना दम है इस कुत्ते में। बेंडिया ने देवांश के हाथ खोल दिए। देवांश के चेहरे पर सख्त सी मुस्कान आ गई। वो कुर्सी से खड़ा हो गया, लेकिन विराज बेशर्मी से उसके चेहरे को देखकर बोला, इतनी अकड़ किस लिए हीरो? तेरी उस आइटम की वजह से ही ना। अगर कक्कड़स के बिजनेस को टेक ओवर ना करना होता तो सेकंड हैंड माल को मैं देखता भी नहीं। लेकिन चल, तुझ पर दया करता हूं। एक शर्त लगाते हैं, अगर तू जीत गया तो तू आकृति के साथ रात बिताएगा, लेकिन अगर तू हार गया तो तेरी आइटम आज रात मेरे बेड पर होगी। विराज की बात सुनते ही देवांश बिजली की तरह विराज पर झपटा और उसके हाथ से गन छीन ली और विराज के सीने से सटा दी। विराज, अगर तेरी गंदी जुबान से आकृति का नाम भी निकला ना, ये ट्रिगर यहीं दब जाएगा। देवांश की आंखों से अंगारे निकल रहे थे। इधर श्रीनिवास ने आकृति को रुकने के लिए कहा। वो जैसे ही बाहर निकलने वाला था कि तभी आकृति ने उसे रोका और बोली, श्रीनिवास जी, वो गुंडे में से एक का नाम बेंडिया था ना? थैंक्स आकृति जी, मैं पता लगा लूंगा। श्री तेजी से वहां से निकल गया। वो अपनी कार में बैठा और ड्राइवर से कार तेज चलाने के लिए कहा। फिर किसी को नंबर बुलाकर बात करने लगा। हेलो दगड़ू, बेंडिया तुम्हारा आदमी है ना? हाँ मेरा आदमी है, क्या हुआ? दगड़ू, तेरे आदमियों ने देवांश ओबेरॉय को किडनैप किया है। अगर उन्हें खरोच भी आ गई तो तेरी खाल में नमक भरवा दूंगा। अरे ये क्या कह रहे हो सर जी? मेरे आदमियों ने किसे उठा लिया? मुझे तो कुछ भी पता नहीं। पता नहीं तो पता कर और जल्दी से जल्दी उन्हें ढूंढ। पहले भी कहा, अभी कह रहा हूँ, अगर उन्हें एक भी खरोच आ गई तो अपना समझ लेना क्या होगा। हाँ मैं अभी पता करता हूँ। श्रीनिवास ने फोन कट कर दिया। इसी बीच दगड़ू तुरंत अपने अड्डे के लिए निकल गया। वहां देवांश गुंडों से घिरा था। वो और विराज आमने सामने थे। अबे भिखारी, अकड़ तो तेरी ऐसी है जैसे कहीं का राजा हो। तेरी इतनी हड्डियां तुड़वाऊंगा कि तू याद रखेगा। कितना बड़ा इडियट है तू, दिमाग का अंधा भी। तू जानता है मैं हूं कौन? देवांश ओबेरॉय, सीईओ ओबेरॉय वेपनरीज। अगर मैंने ठान लिया ना बेटा, चुटकी बजाकर किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं। ये हीरो क्या कह रहा है बेड़ू? किस आदमी को उठवाया रे तूने? पागल है तू बेटिया, किसकी बात सुन रहे हो? ये कमीना एक नंबर का बेरूपिया है। तुम्हें इसकी बात सुनी है कि काम की बात सुननी है? देवांश बेंडिया के गुंडों से बात कर रहा था, लेकिन विराज अब भी देवांश की पहचान को समझ नहीं पा रहा था। इधर आकृति के घर में आकृति की फैमिली उसे ही कटघरे में खड़े किए थी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है आकृति, समझ नहीं आ रहा है। तुम जिसे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर लाई हो, वो असली देवांश ओबेरॉय है कि कोई बहरूपिया जिससे सबकी आंखों में धूल झोंकी हुई है? अगर वो सच में देवांश ओबेरॉय है तो तुमने हमसे छिपाया क्यों? हमने कितनी बेइज्जती की उसकी।
इसे क्यों परवाह होगी? हमें मुश्किल में डालने की कोई कसर नहीं छोड़ी इसने। अगर असली ओबरॉय को पता चल गया कोई बहुरूपिया इसका बॉयफ्रेंड है तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे और इसे हमारी बर्बादी का इंतजार है। आखिर है तो सौतेली ही। आकृति उनकी बातें सुन परेशान हो गई। उसे खुद नहीं मालूम था कि आखिर देवांश है कौन। वो सोचने लगी, अगर वो सच में देवांश उबराय है तो उस लड़की ने उसे वेटर क्यों कहा? देवांश ने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट क्यों किया? आकृति बहुत कंफ्यूज थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच दगड़ू अपने अड्डे पहुंच चुका था। वहां देवांश को देख दगड़ू चौंक गया। हरामखोर, किसने कहा था तुझे देवांश ओबेरॉय को उठाने के लिए? मेरी परमिशन के बिना कुछ भी करोगे क्या? इतनी हिम्मत कहां से आई ना तेरे अंदर? तुम भी आगे झांसे में। ये तुम्हें किस एंगल से देवांश ओबेरॉय दिख रहा है? इसके पास कोई प्रूफ है? बात तो सही है, देवांश ओबेरॉय ऐसे हमारे कब्जे में नहीं आ सकता। ठीक है, तुम अपनी आईडी दिखाओ हमें। देवांश को गुस्सा आ रहा था, फिर भी उसने अपनी आईडी निकालकर दगड़ू को पकड़ा दी। दगड़ू उसका नाम पढ़ने की कोशिश करने लगा। पड़ गई ना कलेजे को ठंडक। जोगेश्वरी स्टेशन पर ऐसे आईडी कार्ड बहुत मिलते हैं, आप तो जानते हो। दगड़ू ने विराज को इग्नोर किया और कार्ड देखने लगा, लेकिन कार्ड इंग्लिश में था। दगड़ू ने अपने गुंडे को कार्ड पकड़ा दिया और बोला, चल बे, पढ़कर बता क्या लिखा है इसमें। भाई देवांश ओबेरॉय, धारावी झोपड़पट्टी। तो ये बिलेनियर झोपड़पट्टी में रहता है। ये इसको कहां से उठा कर ले आए रे तू? ऐसे टुच्चे लोगों को नहीं उठाता मैं। इससे दगड़ू गैंग की रेपुटेशन गिरती है बे। लो सुन लो, साला 2 टकिया झोपड़पट्टी का ओबेरॉय है। धारावी का नाम सुनते ही सब जोर से हंसने लगे। देवांश ने इरिटेट होकर कहा, अबे इडियट, वो मेरे वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। वो धारावी नहीं है, धारा वी है, वी फॉर विला। फिर तो मुझे कंफर्म करना होगा। दगड़ू ने फोन निकाला और श्री को फोन करने लगा, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। अरे साला, अब ये श्रीनिवास फोन नहीं उठा रहा। साला दिमाग का दही हो गया रे अपन का। तो कुछ तो गड़बड़ है रे भाई। दगड़ू बड़बड़ा रहा था, तभी विराज को फोन बजने लगा। उसने फोन पॉकेट से निकाला और अपने डैड का नंबर देख दगड़ू से बोला, दगड़ू मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम इस कमीने को छोड़ना नहीं। साला देवांश ओबेरॉय बनकर घूम रहा है। विराज वहां से निकल गया। दगड़ू देवांश को घूर रहा था, जबकि देवांश के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कि वो सिचुएशन के लिए तैयार हो। खड़े क्यों हो? मारो साले को जब तक ये सच मुंह से न निकाल दे। इधर देवांश मुश्किल में था, उधर आकृति फैमिली से गालियां खा रही थी। जब तुझे पैदा करके तेरी माँ मर गई थी ना, तभी तुझे भी मर जाना चाहिए था। तेरी वजह से हम इस मुश्किल में फंसे हैं। पता नहीं अब विराज सिंघानिया शादी के लिए हाँ करेगा भी या नहीं। मुंह को लगाम दे नालायक। तू मेरी पोती, तू उसे कुछ कहेगा तो मुझसे बुरा। हाँ, इसी की साइड लो आप तो। हम तो जैसा कुछ है ही नहीं। आकृति की निगाहें दादू पर थी। दादू अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर पड़े। उनकी नाक से खून बहने लगा। सब शॉक रह गए। उनकी हालत देख आकृति की चीख निकल गई। दादू! आकृति दादू की ओर भागी और तुरंत उनके सिर को अपने घुटने पर रख दिया। घर में अचानक अफरा तफरी मच गई। आकृति जोर से बोली, दादू! दादू! दादू आंखें खोलो! दादू! हे भगवान! हे भगवान! शक्ति जल्दी करो, उठाओ डैड को, तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा, जल्दी करो। कक्कड़ और शक्ति ने बिना देर किए दादू को उठा लिया और घर से बाहर की ओर भागी। तब तक दिव्या कार स्टार्ट कर चुकी थी। शक्ति ने दादू को पिछली सीट पर लेटा दिया। कक्कड़ पीछे ही बैठ गया और शक्ति ड्राइविंग सीट के साथ। अगले ही पल दिव्या ने कार दौड़ा दी। आकृति और उसकी मॉम दूसरी कार में बैठ गए और हॉस्पिटल की ओर निकल गए। इस समय आकृति बहुत परेशान थी। वो बार बार सोच रही थी, दादू को कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से ही वो बेचारा देवांश प्रॉब्लम में फंस गया। और यहाँ दादू, हे भगवान बचा लेना दादू को। कुछ देर में सभी हॉस्पिटल पहुंच गए। दादू को तुरंत इमरजेंसी में ले लिया गया। उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था। डॉक्टर्स ने तुरंत उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इधर देवांश दगड़ू के गुंडों को निपटा रहा था। कुछ ही देर में सारे गुंडे जमीन पर पड़े धूल चाट रहे थे। देवांश ने दगड़ू की गर्दन पर अपना पैर रख दिया और बोला, बोल, और प्रूफ चाहिए? बोल। तू और तेरे जैसे घटिया गुंडों को मैं अपने जूतों के नोक पर रखता हूँ। तू देख अब तेरा क्या हशा करता हूँ। बाप को तो मेरे बाप, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए। ए बेटिया, तू किसे उठा लाया साले? अभी तो तूने मुझे बाप कहा, फिर भी पूछ रहा है कि मैं कौन? चल मैं तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। देवांश ने श्रीनिवास को कॉल लगाई और फोन स्पीकर पर रख दिया। उधर से कॉल रिसीव होते ही श्रीनिवास की आवाज स्पीकर पर सबको सुनाई दी। हेलो सर, आप ठीक है ना? कहाँ हैं सर आप? वो कक्कड़स ने बताया था कि दगड़ू गैंग आपको किडनैप करके ले गया। कक्कड़ सही कह रहे थे श्री, लेकिन टेंशन मत लो, दगड़ू का मैंने अरेंजमेंट कर दिया है। लेकिन तुम सिंघानियाज के साथ सारी डील अभी खत्म कर दो।
वो हमारे आसपास भी नजर नहीं आने चाहिए। जी सर, डोंट वरी, मैं अभी सिंघानिया के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करता हूँ। देवांश ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और पॉकेट में रख लिया। फिर दगड़ू के सीने से अपना पैर हटा लिया। उसके पैर हटाते ही दगड़ू ने देवांश के पैर पकड़ लिया और बोला, मुझे माफ कर दो ओबेरॉय सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सब उस सिंघानिया की वजह से हुआ, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब सिंघानिया का कोई काम नहीं करूंगा। मैं आपकी गुलामी करूंगा। बस एक बार मौका दे दो, चाहे तो सिर पर जूता मार लो मेरे, मुझे माफ कर दो ओबेरॉय सर। देवांश ने दगड़ू को देखा और अपने पैर को झटका देकर दगड़ू को दूर हटा दिया और उसके अड्डे से बाहर निकल आया। देवांश के दिमाग में इस समय सिर्फ आकृति थी। पता नहीं आकृति की फैमिली वाले उसके साथ कैसा बिहेवियर कर रहे होंगे। बहुत ही स्टूपिड हैं ककाटस। अपनी ही बेटी को एक घटिया आदमी के साथ शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं। मुझे आकृति से बात करनी होगी। यह सोचकर देवांश ने आकृति को तुरंत कॉल किया। देवांश का नंबर देखकर आकृति चौंक गई। वो अपनी फैमिली के साथ ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी थी। उसने अपने डैड की ओर देखा और वहां से हट गई। फिर देवांश की कॉल को रिसीव किया। देवांश, देवांश, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना देवांश? मैं ठीक हूँ आकृति। तुम मुझे बताओ, उस विराज या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? देवांश, मैं ठीक नहीं हूँ। दादू को ब्रेन हैमरेज हुआ है, उनका ऑपरेशन चल रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है देवांश। मेरी वजह से तुम और दादू दोनों ही मुसीबत में फंस गए। ओह, तुम परेशान मत हो आकृति, दादू ठीक हो जाएंगे। ये बताओ, तुम इस समय कौन से हॉस्पिटल में हो? कलावती हॉस्पिटल। लेकिन तुम मत आना देवांश, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे आने से माहौल बिगड़ जाए। आकृति जब फोन पर बात कर रही थी तब उसकी भाभी दिव्या वहां आ चुकी थी। जैसे ही आकृति ने फोन डिस्कनेक्ट किया, दिव्या ताली बजाते हुए बोली, वाह 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 दादू की लाडली, वाह। वहाँ वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और तुम यहाँ अपने उस 2 टके के बॉयफ्रेंड के साथ चोंच लड़ा रही हो। तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो आकृति? ये क्या कह रही है भाभी? कम से कम जगह तो देखो कहाँ खड़ी है। कुछ भी बस दिल में आता है बस बोले जाती है। जगह तुमने देखी? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उस भिखारी को घर लाती, ना इतना तमाशा होता और ना दादू की ये हालत होती। तुम हो हमारी तकलीफों की जड़। दिव्या की जली कटी बातें सुनकर आकृति को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो किसी तरह खुद को कंट्रोल किए चुपचाप खड़ी रही। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुल गया। आकृति उसी ओर चली गई। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, आकृति ने पूछा, दादू कैसे हैं डॉक्टर? आप उन्हें सही समय पर हॉस्पिटल ले आए, इसलिए हमने उन्हें बचा लिया। जरा सी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। अभी डॉक्टर ने बात खत्म की ही थी कि तभी एक नर्स मोबाइल लेकर डॉक्टर के पास आई। मिस्टर देवांश ओबरॉय की कॉल है डॉक्टर, वो आपसे अभी बात करना चाहते हैं। देवांश का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। डॉक्टर ने तुरंत मोबाइल ले लिया और बात करने लगा। हेलो मिस्टर ओबरॉय। जी मिस्टर ओबरॉय, हाँ हम ख्याल रखेंगे। जी बिल्कुल। फोन डिस्कनेक्ट होते ही डॉक्टर ने सबको देखा और बोले, अरे आप लोगों को बताना चाहिए था, मिस्टर देवांश ओबरॉय आपके फैमिली फ्रेंड है। उन्होंने आपके दादू के लिए हॉस्पिटल की सबसे लग्जरियस मेडिकल सीट बुक कराई है। सीनियर कक्कड़ को होश आने के बाद वहीं शिफ्ट किया जाएगा। आपका मतलब है देवांश ओबरॉय ने आपको कॉल की थी दादू के लिए? यस। अब आप रिलैक्स हो जाइए और आराम कीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। सब लोग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी आकृति की माँ बोली, कहीं ऐसा तो नहीं आकृति का बॉयफ्रेंड ही असली देवांश ओबरॉय है? ऐसा हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने तो उसे कितनी गालियां दी थी, अब क्या होगा? ओह कम ऑन मॉम, उस भिखारी के कपड़े देखे थे आपने? और वो 500 रुपए का सस्ता मोबाइल। मुझे लगता है विराज के कहने पर ही ओबरॉय ने दादू के लिए ये अरेंज कराया है। आखिर विराज भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाला है। शक्ति सही कह रही है मॉम, आप भी ना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। आपको लगता है कि असली देवांश ओबरॉय आकृति को घास डालेगा? इतना कहकर दिव्या ने आकृति की ओर देखा। आकृति उनकी बातें सुनकर खामोश थी, क्योंकि उसे खुद नहीं मालूम था कि देवांश असल में है कौन। आकृति उनके पास से हट गई और बेंच पर बैठ गई। उसके दादू अभी डीप केयर रूम में थे। वो भगवान से उनके जल्द से जल्द होश में आने की प्रार्थना कर रही थी। तभी आकृति के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। आकृति ने नजरें उठाकर देखा तो सामने देवांश खड़ा था। उसे देखते ही आकृति चौंक गई। वो एकदम खड़ी हो गई और बौखलाकर बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो देवांश? प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी फैमिली तुम्हारे साथ फिर बदतमीजी करेगी। तुम जाओ यहाँ से देवांश, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा।
तुम बस शांत रहो, इतना पैनिक मत करो। लेकिन देवांश, यहाँ तमाशा हो जाएगा, समझते क्यों नहीं हो तुम? इससे पहले देवांश कोई जवाब देता, शक्ति वहां तेजी से आया और देवांश का कॉलर पकड़ लिया। उसकी इस हरकत को देख देवांश बस मुस्कुरा दिया। पंख ना निकले हों तो चुपचाप घोंसले में पड़े रहते हैं चूजे, ऐसे फड़फड़ाते नहीं है वरना घायल हो जाओगे। बकवास बंद कर भिखारी, तू आकृति का पीछा करते यहाँ तक पहुँच गया, तेरी इतनी हिम्मत, देख अब मैं तेरा क्या हाल करूंगा। शक्ति ने गुस्से से देवांश के चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल किसी ने उसके हाथ को पकड़कर मोड़ दिया। मेरा हाथ, कौन है बदतमीज? शक्ति ने जैसे ही देखा तो सामने हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को देख घबरा गया। बॉडीगार्ड ने उसके हाथ को और कस लिया और गुर्रा कर बोला, तुम्हारी इतनी जरूरत, तुमने देवांश ओबेरॉय के कॉलर को छूने की कोशिश की, ये हाथ बचेगा नहीं। छोड़ दो इसे रॉकी, इट हैज लॉस्ट इट्स सेंस। देवांश के कहते रॉकी ने शक्ति के हाथ को छोड़ दिया, लेकिन तब तक आकृति के माँ बाप और दिव्या वहां थे। दिव्या ने शक्ति को तुरंत पकड़ लिया। सब हैरानी से देवांश को देख रहे थे। तभी आकृति ने देवांश से कहा, देवांश, देवांश सच बताओ, तुम्हें देवांश ओबेरॉय हो ना? तुम्हारे लिए बस तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो। मैं देखना चाहता था कि तुम ठीक हो कि नहीं। इन लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? आकृति कुछ कहती उससे पहले उसकी माँ बोली, वो हमारी बेटी है, हम उसे परेशान क्यों करेंगे? अच्छा लगा ये जानकर कि आपको मालूम है कि आकृति आपकी बेटी है। ये याद रखना आप लोग कि अब मेरी नजर आप सब पर है। अगर आकृति के साथ किसी ने मिसबिहेव किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आकृति हैरानी से देवांश को देख रही थी, जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन आकृति उसकी सच्चाई जानने के लिए बेचैन थी। इससे पहले वो देवांश से कुछ कहती, देवांश उसके गाल को थपथपाकर तेज कदमों से वहां से निकल गया। सबकी नजरें देवांश के कदमों को देखती रह गई। देवांश सबकी नजरों से ओझल हो गया। उसके जाते ही दिव्या ने आकृति की ओर देखा। मिल गई शांति अपने भाई को उस गुंडे से पिटवाकर। पता नहीं किस डकैत को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है इस लड़की ने। लगता है ये हमें जान से मरवाकर ही मानेगी। प्लीज भाभी, कम से कम ये तो देख लो, हम हॉस्पिटल में हैं, वहाँ दादू प्रॉब्लम है और यहाँ हम लोग लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं? सही कहते हैं, सौतेली सौतेली ही रहेगी। तुम कभी हमारी सगी बन ही नहीं सकती। दिव्या की जहरीली बातें आकृति के दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी, लेकिन आकृति खामोश रही। उसकी आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। उसने एक नजर सब पर डाली, फिर अपनी नजरें फेर ली। समय धीरे धीरे सरक रहा था। दादू को होश आ गया। उन्हें स्पेशल मेडिकल स्वीट में शिफ्ट कर दिया गया। हॉस्पिटल में किसी को रुकने की इजाजत नहीं थी, इसलिए सबको घर वापस आना पड़ा। घर पहुंचकर जैसे ही सब लोग हॉल में पहुंचे, वहां रखे देवांश के लाइक गिफ्ट्स को देख शक्ति का पारा हाई हो गया। उसने सारे गिफ्ट्स उठाकर जमीन पर पटक दिए। विराज सही था, ये आदमी कोई अंडरवर्ल्ड डॉन है या फिर कोई शातिर क्रिमिनल। तभी तो देवांश ओबेरॉय का नाम चुराए घूम रहा है, लेकिन हम उसके झांसे में नहीं आएंगे। शक्ति गुस्से से गिफ्ट्स के पैकेट फेंक रहा था, तभी दिव्या की नजर एक बॉक्स पर गई जो फर्श पर आधा खुला हुआ था। उसे कुछ चमकता हुआ महसूस हुआ। दिव्या ने बॉक्स को उठा लिया और खोलकर देखा। जैसे ही बॉक्स खुला वैसे ही उसकी नजर हैरानी से फैल गई। वो एक डायमंड नेकलेस था। डायमंड नेकलेस? शक्ति देखो, मॉम, डैड, ये रियल डायमंड लग रहे हैं। उसकी बात सुनते ही शक्ति ने वो नेकलेस अपने हाथ में ले लिया और देखने लगा। आकृति के मॉम डैड भी उस नेकलेस को देखकर हैरान थे। ये तो करोड़ों का नेकलेस है। मैं डायमंड पहचानने में गलती नहीं कर सकती। ये सच में करोड़ों का है। इसका मतलब ये आदमी कोई चोर भी है, वरना इसके पास करोड़ों कहाँ से आएंगे? क्यों आकृति, तुम्हें तो सब मालूम है ना? मुझे कुछ नहीं मालूम भाभी, और ये सब आप रख दीजिए, मैं उसे वापस कर दूंगी। इतना कहकर आकृति अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही दिव्या ने वो नेकलेस अपने गले में पहन लिया। फिर शक्ति की ओर देखकर बोली, देखो शक्ति, इस बॉक्स पर मेरा नाम है। इसका मतलब ये गिफ्ट मेरे लिए है। आप लोगों को अपने गिफ्ट नहीं लेने तो मत लीजिए, लेकिन मैं वापस नहीं करूंगी। तो मत करो वापस। हमने कौन सा गिफ्ट मंगवाए थे, वो खुद लाया था। डायमंड नेकलेस ने सबकी आंखों में लालच का पर्दा डाल दिया। इधर आकृति बहुत टेंशन में थी। वो देवांश के बारे में ही सोच रही थी। मैं भी बेवकूफ हूँ, बिना जाने मैं देवांश को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाकर घर ले आई। पता नहीं वो कौन है, कहीं सच में कोई अंडरवर्ल्ड डॉन तो नहीं है। आकृति कमरे में घूमे जा रही थी। वो जितना सोच रही थी उतना टेंशन में आ रही थी। यार, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ जाती है? पहले क्या विराज कम था जो देवांश को भी ले आई। सोचा था वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो भी मिस्टीरियस लग रहा है। पर मेरा दिल
अब भी यही क्यों कह रहा है कि वो अच्छा इंसान है? मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी यार। मुझे इन सब से ब्रेक चाहिए, सीरियसली मुझे ब्रेक चाहिए। आकृति ने अपने मोबाइल पर अपनी फ्रेंड का नंबर डाला और तुरंत कॉल की। चेरी, आई नीड यू, प्लीज मिल ले मुझसे यार, आई नीड यू। ठीक है आकृति, मिलते हैं, लेकिन कहाँ? क्लब में। चल मैं तैयार होकर आ रही हूँ, तू जल्दी पहुंच यार प्लीज। कॉल डिस्कनेक्ट कर आकृति नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और जल्दी ही तैयार होकर अपने रूम से बाहर आ गई। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो सीधे घर से बाहर निकल अपनी कार लेकर क्लब की ओर चल दी। कुछ देर बाद वो चेरी के साथ क्लब के एक टेबल पर बैठी थी। दोनों की शक्लें बता रही थी कि दोनों किसी गहरी सोच में डूबी हैं। चेरी अपनी ड्रिंक में स्ट्रॉ घुमा रही थी। अचानक उसने हाथ रोक दिया और बोली, मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि तुमने ऐसा किया। तुम उसे जानती भी नहीं थी, फिर भी तुमने उस पर ट्रस्ट कर उसे अपना फेक बॉयफ्रेंड बना लिया और घर भी ले गई। अब अगर वाकई में वो क्रिमिनल निकला और जिद पर आ गया कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना रहेगा, तब क्या करोगी तुम? अब तू डांट मत यार, कोई सजेशन दे, मेरा दिमाग पहले ही बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सोल्यूशन दूं? ऐसा कर, तू विराज से ही शादी कर ले। बिल्कुल नहीं, इससे अच्छा तो मैं सुसाइड कर लूं। इतना कहकर आकृति उठकर बार काउंटर की ओर चली गई। उसने बारटेंडर की ओर देखा और बोली, मुझे टकीला के 12 शॉट दो, लेकिन हर शॉट का टेस्ट अलग होना चाहिए। बारटेंडर ने बिना देर किए आकृति को शॉट्स दे दिए। आकृति एक एक करके सारे पी गई। चेरी ये देखकर घबरा गई और उसके पास पहुंचकर बोली, इनफ आकृति, चलो इधर से हटो तुम। नहीं 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 नहीं, और चाहिए। मुझे टकीला के और शॉट्स दो, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। I said I want। नहीं, तुम्हें हैंगओवर ड्रिंक की जरूरत है। तुम भी मुझे डांट रही हो। मुझे सब डांटते, कोई प्यार नहीं करता। लेकिन मुझे टकीला चाहिए, मुझे टकीला चाहिए। आकृति ने काउंटर पर जोर से हाथ मारा। बारटेंडर ने उसके लिए फिर से ड्रिंक सर्व कर दी। आकृति बिना रुके पीने लगी। ये देख चेरी बहुत परेशान हो गई। वो आकृति को खींचते हुए बोली, बहुत हो गया आकृति, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ रही हूँ। नहीं जाऊंगी वहाँ, वो मेरी शादी विराज से करवा देंगे। मुझे नहीं करनी उस गंदे आदमी से शादी। आकृति कुर्सी पर जमकर बैठ गई। तभी उसकी नजर सामने से आते एक आदमी पर पड़ी। वो कोई और नहीं, देवांश था। आकृति इस समय पूरी तरह नशे में थी। जैसे ही उसकी धुंधली आंखें साफ हुई और उसने देवांश का चेहरा पहचाना। ये तो वही है मेरा फेक बॉयफ्रेंड। वो मुझे प्रोटेक्ट करने आया है। मैं उसे बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ। वो उठ गई और देवांश की ओर बढ़ी। देवांश बार काउंटर पर खड़ा किसी से बात कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि आकृति उसे इस क्लब में नशे में मिलेगी। आकृति उसके ही बगल में एक स्टूल पर बैठ गई और देवांश को देखने लगी। देवांश के साथ खड़े एक आदमी ने देवांश को पीछे देखने का इशारा किया। देवांश जैसे ही पलटा, वैसे ही आकृति ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और अपने होंठ देवांश के होंठ पर रख दिए।